हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक जेई विद अस। ठीक है, इट्स अबाउट मी माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मोर देन प्लस 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है और मेरी IIT जैम रैंक 694 रही है। ठीक है माय डियर, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। ठीक है, फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड करिए और कनेक्ट हो जाइए और अपने फ्रेंड्स, अपने भाई बहनों को भी बोलिए इस ऐप से कनेक्ट होने को। माय डियर, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमसे कनेक्ट होने के, क्या प्रॉफिट है हमसे कनेक्ट होने के। तो देखो यार, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं कनेक्ट होने से। मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इकोनॉमिकल और एफोर्डेबल और आपके फ़ी में आपको एजुकेशन दिया जाता है। इसके अलावा आप हमसे डेली लाइव क्लास ले सकते हैं। डेली लाइव क्लास की खासियत ये है कि आप हमसे वहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं, जहाँ पे आपके मन में जैसे भी बिंदास होके जो भी सवाल जवाब पूछने हैं आप हमसे कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग कराते हैं दोस्तों। पोलिंग से हमको दोस्त फ़ायदा ये मिलता है कि हमको ये पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने एक सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने एक सवाल को गलत किया। ठीक है, इसके अलावा आप हमसे लाइव टेस्ट एंड क्विज भी दे सकते हैं हमारे साथ। ये क्यों देंगे, इसका क्या फ़ायदा है। तो देखो यार, पढ़ाई सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि पढ़ाई के साथ जो आपने वर्क किया है वो कितना सही डायरेक्शन में है और कितना रॉन्ग डायरेक्शन में है। देखो होता क्या है, मान लो मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया और मुझे पता है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट लगना है, लेकिन वही क्वेश्चन को मैंने 5 मिनट लगाया फॉर अ सेकेंड। तो आप लॉजिक सोचिए कि क्या वो सवाल होना या ना होना बराबर है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम का बहुत बड़ा रोल है दोस्त। ठीक है, आप जब भी कोई चीज़ करते हो तो एक फिक्स शेड्यूल, एक फिक्स टाइमिंग में करते हो। आपकी अगर प्लानिंग नहीं अच्छी होगी तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। और इन सब की प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, क्वेश्चन को कौन से क्वेश्चन को सेलेक्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को सेलेक्ट हमको नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट एंड क्विज देने से ही एहसास होगा। जितना ज़्यादा आप हमारी मॉक टेस्ट और जितना ज़्यादा आप हमारी क्विज अटैम्प्ट करोगे, आपको प्रॉफिट अपने अंदर दिखाई देगा। आपको लगेगा कि हाँ, मेरे परफॉर्मेंस में जो है वो बहुत तगड़ा ग्रोथ हो रहा है, और ये लाइव टेस्ट और क्विज देने से ही होगा। ठीक है, तो आप जब हमसे कनेक्ट होंगे तो आपको इस चीज़ का मौका मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। दोस्त, अनअकैडमी में जितना भी प्लान है, मतलब A to Z जितना भी प्लान है, वो अपने आप में कम्प्लीटली एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में है, एक फिक्स मैनर में है। इससे होता ये है कि आपको एक फ़िक्स बैच मिलता है, एक फ़िक्स शेड्यूल होता है, फ़िक्स क्लास होती है। इसके अलावा चूँकि इंडिया में हमारे इस टीम में इंडिया के लार्जेस्ट बड़े बड़े अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ आपको पढ़ाते हैं, उन सबसे डायरेक्ट पढ़ने का आपको मौका मिलता है। सारे फैकल्टीज़ अपने प्री शेड्यूल में होते हैं, आपकी कोर्स की एक टाइमिंग होती है। इसके अलावा क्लास में आपको रेगुलर बेसिस पे DPPs मिलती है, उसके डाउट डिस्कशन होते हैं, उसके बाद आपका माइनर टेस्ट होता है, मेजर टेस्ट होता है, बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्त, बहुत कुछ। ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चर्ड का कोर्स होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका टाइम पे आपका कोर्स नहीं फिनिश होगा तो यार होना ना होना बेकार है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर अनलिमिटेड एक्सेस। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये तो मुझे लगता है कि इस ऐप की ब्यूटी है। ऐसा क्यों बोलता हूँ, इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इनकेस अगर आप किसी रीज़न से आप हमारी लाइव क्लास को मिस कर जाते हो तो आपको हमारे यहाँ रिकॉर्डेड क्लास देखने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा मैंने जैसे कि कहा आपसे कि अनअकैडमी में इंडिया के बड़े बड़े फैकल्टीज़ आपके साथ कनेक्ट होते हैं, और सारे फैकल्टीज़ अपने आप में टॉप क्लास के फैकल्टीज़ हैं, तो आपको सारे फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलता है। आप प्लान एक से लोगे और ज्वाइनिंग किसी की क्लास में जाके बैठ सकते हो। अमूमन कहने का सेंस मेरा ये है कि यार आप केमिस्ट्री 10 से पढ़ना चाहते हो आप 10 से पढ़ो, और फिजिक्स 20 से पढ़ना चाहते हो आप 20 से पढ़ो। इट्स अप टू यू। आपका बैच, आपका टीचर, आपका टाइम, सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, इसका बहुत बहुत बेनिफिट है अनलिमिटेड एक्सेस का। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और इन सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाने के लिए हमारी बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस है। ठीक है, जिसको हर
मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हाई क्लास सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी गई है, क्योंकि हमारा मोटिव है कि हम एजुकेशन की क्वालिटी को हमेशा सबसे ऊपर माना गया है हमारे यहाँ। ठीक है, ओके। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारी जो 12 मंथ की फ़ीस है वो है बच्चे 38,500। इसमें भी आपको हमारी तरफ से 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 34,650। अब 34,650 के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट मिल रहे हैं PCM के नाम पे, n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इकोनॉमिकल चीज़ बात है। ठीक है, इसके अलावा दोस्त आपको अगर इस 10% को अवेल करना है तो आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड को माय डियर आप यूज़ करेंगे तभी आपको 38,500 की जो चीज़ है वो आपको 34,650 में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्त। इस अमाउंट को भी अगर आप एक साथ नहीं पे करना चाहते तो हमारे यहाँ नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। ठीक है, इसके अलावा दोस्त अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला प्लान लो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो लंबी जर्नी होगी, ज़्यादा मौका मिलेगा एक दूसरे कनेक्ट होने का, ज़्यादा आप हमको समझ पाओगे, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा आपको जब आप 24 मंथ में लोगे तो और मिलेगा। ठीक है, 24 मंथ की जो हमारी फ़ीस है वो है 56,000। इसके अलावा भी आपको 10% का अगेन डिस्काउंट मिलता है, और अगेन इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ धीरेन, DHIREN। आफ्टर दिस कोड आपका जो अमाउंट हो जा रहा है वो हो जा रहा है 50,400। इसको भी आप हमारे आसान किस्तों में दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। ठीक है, अब अगर मैं इसको पर मंथ की EMI पे कैलकुलेट करूं तो मेरा आ रहा है यार 2100, 2100 रुपये। अब यार सोचो 2100 में अगर मैं 3 सब्जेक्ट देखूं तो पर सब्जेक्ट पे जा रहा है मात्र और मात्र 700 रुपये। तो 700 रुपये में आपको एक कंप्लीट सब्जेक्ट मिल रहा है पर मंथ पढ़ने का। इसमें भी आपको n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ मिल रहे हैं, जितने आप डाउट पूछ सकते हैं पूछिए। आपको टेस्ट देने का मौका मिल रहा है, अपनी टाइम में पढ़िए, अपने बैच से पढ़िए, अपने टीचर से पढ़िए। क्या चाहिए यार, मतलब मुझे लगता है कि आपकी जो गले कूचे की कोचिंग होगी वो भी इससे महंगी होगी। तो सोचिए कितना इकोनॉमिकल और कितना अफोर्डेबल है हमारा ये प्लान। ठीक है दोस्त, इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि सर मुझे इसके लिए रिकमेंड क्यों नहीं कर रहे हैं 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के लिए। तो यार रियलिटी इसको रिकमेंड मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है यार। रीज़न जो मुझे समझ में आता है कि अगर मैं PCM के सब्जेक्ट में टोटल तीनों के सम को अगर मैं नंबर ऑफ़ चैप्टर्स देखूं तो अमूमन 90+ चैप्टर हैं दोस्त। 90+ चैप्टर को आप 3 महीने और 6 महीने में क्या रियलिटी में ख़त्म कर पाओगे? क्या आपको लगता है कि 6 महीने में वो डेप्थ मिल जाएगी जो हमको IIT के लिए चाहिए? आंसर इज़ नहीं यार। IIT अपने आप में एक हाई लेवल रखता है, उसको बहुत गहराई से पढ़ना है। ठीक है, उस गहराई से पढ़ने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। आप देख सकते हो मैं आपको 24 मंथ के लिए कह रहा हूँ और 6 मंथ में क्या हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा। तो सोचो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? आंसर इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए आप या तो 12 मंथ का प्लान लीजिए माय डियर, या तो 24 मंथ का प्लान लीजिए। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी दोस्त। ठीक है, ये कुछ झलकियाँ हैं मेरी क्लास की। नॉर्मली मेरी क्लास में एक PYQ सीरीज़ चलती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी है। इसके अलावा मैंने एक बूम बूम नाम की सीरीज़ स्टार्ट की है। ठीक है, मैंने 2 सीरीज़ चला रखी हैं, एक PYQ सीरीज़, एक बूम बूम सीरीज़। इन दोनों सीरीज़ के अंदर मैं रोज़ लगभग रात के 9 बजे आपको मिलता हूँ, और वहाँ पे मेरी डेली लाइव क्लास होती है जहाँ पे आप हमसे पर्सनल इंटरेक्ट कर सकते हो। देख सकते हो ये स्क्रीनशॉट कुछ बच्चों से बात होते हुए, बच्चे मुझसे क्वेश्चन में पोलिंग करने को कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सिर्फ लाइव पोल करने आता हूँ आपके साथ, क्योंकि आपको एहसास दिला सकूँ कितना ज़रूरी है हमारे लिए मॉक टेस्ट देना। ठीक है, और लाइव का तो अपना अलग ही मज़ा है यार। ठीक है, आप मेरे नाम को सर्च करो, प्लीज़ उसको फॉलो करो, आपको हमारी तरफ से नोटिफिकेशन जाएगा जब जब मेरी क्लास होगी। तो प्लीज़ फटाफट से हमारे ऐप को डाउनलोड करो दोस्त और हमसे कनेक्ट हो जाओ। माय डियर, वेलकम अगेन, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं और इस सीरीज़ का नाम रखा है मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़। मतलब इस सीरीज़ में मैं हर एक
चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाता हूँ और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करवाता हूँ। ठीक है, इस सीरीज़ के दौरान मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म को बहुत तवज्जो दिया हुआ है। आप सोच सकते हो आज रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 17 है हमारे हाथ में। अब सोचो पार्ट 17 होने का मतलब आप लॉजिक सोचो यार, पार्ट 1 से लेकर मैंने पार्ट 16 तक ना जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट एंड अप पे है ये हमारी सीरीज रिएक्शन मैकेनिज्म वाली। लगभग 3-4 वीडियोस मेरे ख्याल से भी और बनेंगी। इसके बाद एक कंप्लीट आपका टेस्ट होगा रिएक्शन मैकेनिज्म जितना मैंने आपको पढ़ाया है आज तक। ठीक है दोस्त, तो फटाफट से हमसे कनेक्ट हो जाइए और कॉपी पेन ले लीजिएगा। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में एलिमिनेशन रिएक्शन शुरू कर रखा है और रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें बेसिक एलिमिनेशन के बारे में समझाया था। मैंने बताया था कि एलिमिनेशन को हम कैसे जज करते हैं कि एलिमिनेशन हो रहा है। उसमें भी मैंने आपको कैरेक्टर बताए थे कि E1 क्या होता है, E2 क्या होता है, E1 CV क्या होता है और EI क्या होता है। ठीक है, अभी ऊपर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, इसके बाद मैं जो डेप्थ में गया था वो E1 रिएक्शन पे गया था। E1 में मैंने आपको बताया था कि वो रिएक्शन 2 स्टेप की होती है, लेस पोलर सॉल्वेंट में आपका काम चलता है, एंड फलाना कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है, ऑर्डर उसका फर्स्ट होता है, एंड सारी बातें हमने E1 को लेके की थी। तो आज मैं E1 की जगह आज जो मेरा टॉपिक शुरू होने वाला है, इस टॉपिक का नाम है E2 एलिमिनेशन। अब नाम को समझ पा रहे होंगे, आपके सामने रखा हुआ है E2। अब E2 का मतलब क्या होता है माय डियर? एलिमिनेशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, जब भी कभी भी एलिमिनेशन होगी और वो सेकेंड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में होगी तो ऐसी एलिमिनेशन को दोस्त अपन लोग E2 एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस एलिमिनेशन में क्या डिफरेंस है E1 और E2 से। आप नाम को पकड़ चुके होंगे, E1 में मतलब मेरा फर्स्ट ऑर्डर है और E2 मेरा सेकेंड ऑर्डर है। हमने केमिकल काइनेटिक्स में ये बात पढ़ी है कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है। हमको ये बात पता है कि इसमें जो रिएक्शन का जो रेट होगा, असल में मैं कह सकता हूँ इसमें जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है और आने वाले बेस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इस वजह से कि आप इसको 1+1 बुलाते हो तो आपका जो रिजल्टेंट ऑर्डर आप लिखते हो वो 2 लिखते हो। आगे हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे इफेक्ट सबस्ट्रेट का पड़ता है और कैसे इफेक्ट दोस्त बेस का पड़ता है। हिंदी भाषा तो यही हुई कि अगर मैं सबस्ट्रेट या बेस में से किसी एक को भी डिस्टर्ब करूंगा, इनके कंसंट्रेशन में डिस्टर्बेंस लाऊंगा तो रिएक्शन के रेट में डिस्टर्बेंस आएगा। क्या आएगा, कैसे आएगा, तो आइए समझते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। इसके अलावा मैं आपको E2 की स्टीरो ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि पूरा E2 का जो सवाल आता है वो स्टीरो बेस्ड ही आता है। नॉर्मल E2 बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं दोस्त E2 से। देखिए E2 की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एटलीस्ट 1 लीविंग ग्रुप होना चाहिए, पहले बेसिक पॉइंट बात कर लेते हैं इसकी। दूसरी बात, इसके अंदर ये रिएक्शन जनरली हाई टेम्परेचर पे पोज होती हैं, दैट मीन्स थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट्स देती हैं ये। ठीक है, लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, एंड हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी पेरीप्लेनर तो ईच अदर होनी चाहिए। एक का मतलब शिद्दत से पढ़ेंगे, क्या मतलब होता है एंटी प्लेनरिटा, क्या मतलब होता है, कैसे आप हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप को अलग अलग देखोगे, इन सारी बातों को इसी में डिस्कस करने वाले हैं दोस्त। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। E2 का एक बेसिक सा दिखाता हूँ। मान लेना दोस्त, मान लो तुम्हारे सामने यहाँ पे कोई एक X है और यहाँ पे तुम्हारे पास कोई हाइड्रोजन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस करनी है। क्योंकि आपको मैं बताया है कि इसको अपन लोग बीटा एलिमिनेशन भी बुलाते हैं। बीटा एलिमिनेशन इसलिए बुलाया जाता है कि जिस कार्बन पे हैलोजन लगा होता है आप उसको अल्फा बोलते हो और बगल वाले को बीटा बोलते हो। अब दोस्त एक बात अगर मैं तुमसे पर्सनली पूछूं तो देखो, ये तुम्हें लग रहा है कि ये जो कार्बन है और ये जो हैलोजन है, इस पे हैलोजन कहीं ना कहीं स्लाइटली पार्शली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई की वजह से ये अपनी तरफ खींचेगा, इसका असर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पड़ेगा और इसका थोड़ा थोड़ा असर यहाँ पे पड़ेगा। मतलब ये पूरा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एक इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड का जो होगा वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिकॉज ये बॉन्ड ओवरऑल हमारी क्या है, पोलर बॉन्ड है। अब चूंकि पोलर नेचर में है तो यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज और इससे जो मेरा मतलब है वो है पार्शली पॉजिटिव चार्ज। दोस्त एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो ये जो इसका जो नेचर होने वाला है वो एसिडिक नेचर होने वाला है, क्योंकि कोई चीज़ जब H+ बाहर निकलने लग रही होगी तो हम लोग बोलेंगे एसिडिक नेचर में है। तो आप करते क्या हो, इस एसिडिक नेचर में यहाँ पे कोई बेस डालते हो और ये बेस जो होता है इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है अपने साथ और फाइनली ये कुछ बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है। अभी मैं इंटरनल मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा और फाइनली आपको मेन अल्कीन मिलती है, प्लस आपका X- बाहर निकलता है, प्लस बेस के साथ ये हाइड्रोजन इंटरेक्ट करता है। लेकिन असल में ये जो हमारी अल्कीन बनी और ये जो रिएक्शन हुआ, इसके मैकेनिज्म की कहानी थोड़ी सी आपसे उम्मीद से परे है। उम्मीद ये कहती है कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दोस्त यहाँ पे आपके सामने कोई OH- है। अब याद करिए थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज हो तो आपने सब्स्टिट्यूशन मुझसे पढ़ा होगा या आपने सब्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। क्या बेसिक सा डिफरेंस होता है सब्स्टिट्यूशन में और क्या बेसिक सा डिफरेंस होता है एलिमिनेशन में, उसके बाद ज़्यादा आपको समझ में आएगा। याद करो दोस्त, अगर आप इसको SN रिएक्शन कराते हो तो आप यहाँ पे X की जगह सीधे OH ले आते हो, करते थे कि नहीं करते थे? और यही जब तुम OH को, मैं कह रहा हूँ इसको एलिमिनेशन कराओ तो आप क्या कर रहे हो, अल्कीन बना रहे हो। असल में द बेसिक डिफरेंस की ये जो OH- है या ये जो आपका रिएजेंट है ये आपका बेस की तरह काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये डिपेंड करता है ये अटैक कहाँ कर रहा है, कहाँ पे अटैक कर रहा है, इस बात का डिसीजन लिया जाता है। कौन डिसीजन लेगा, ये हमारे सारी कंडीशन डिसीजन लेंगी। तो देखो दोस्त, असल में होना है क्या है, मैं आपको बेसिक्स नॉलेज देता हूँ, बेसिक्स नॉलेज दे रहा हूँ आपको। आपने कभी जरूर सुना होगा कि एक बॉन्डिंग होती है, एक एंटी बॉन्डिंग होती है। जब कभी भी किसी Y- नाम के सब्सटेंस का मान लेते हैं, Y मान लेते हैं, अभी ये एज अ बेस भी काम करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम करेगा। जब कभी भी इस Y- का अटैक कार्बन और हेलोजन की एंटी बॉन्डिंग पे होगा तो इस केस में SN रिएक्शन परफॉर्म होगी। और जब कभी भी इस हाइड्रोजन का अटैक, इस Y- का अटैक हाइड्रोजन और कार्बन के एंटी बॉन्डिंग पे होगा, इसके एंटी बॉन्डिंग पे होगा, तो यहाँ पे आपको एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाई देगी। क्या मैंने बोला, मैंने बहुत बेसिक सी बात बोली कि अगर आपके पास ये X है और एक आपके पास ये H है, ठीक है, बाकी वैलेंसी दोस्त पूरी करते रहना यार। ये इसका एंटी बॉन्डिंग और एक इसका एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग खाली है, एंटी बॉन्डिंग मिल जाएगा। अगर आपके न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया, Y- पे अटैक किया, तो आपको क्या मिलता है, सब्स्टिट्यूशन मिलता है। और अगर आपके इस Y- में इसने यहाँ पे अटैक किया, हाइड्रोजन और कार्बन के एंटी बॉन्डिंग पे, ठीक है, मेन असल में हाइड्रोजन के एंटी बॉन्डिंग पे, क्योंकि ये हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है और ये हाइड्रोजन की एंटी बॉन्डिंग है। मैं लिख देता हूँ, अटैक ऑफ Y- at the anti bonding ऑफ H, हाइड्रोजन की एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, अटैक ऑफ Y- एट सिग्मा एस्ट्रिक एंटी बॉन्डिंग, इसके एंटी बॉन्डिंग पर अटैक कर रहा है। तो जब कभी भी आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में डिफरेंस क्रिएट करना हो तो द बेसिक आंसर इज when the reagent or the Y- will attack to the anti-bonding of halogen, the reaction follows the substitution mechanism. And when the Y- will attack to the anti-bonding of hydrogen, the reaction follows the elimination reaction. Either it can be even, it can be E2, बात की बात है, EI हो, even CB हो, मैं उससे मतलब नहीं रख रहा। अभी बस मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि अगर आपको सब्स्टिट्यूशन चाहिए और अगर आपको एलिमिनेशन चाहिए तो मोस्ट प्रोबेबली सब्स्टिट्यूशन में भी SN2 अगर आपको देखना है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, इसके एंटी बॉन्डिंग पर अटैक करता है।
ठीक है। और जब आपको E2 एलिमिनेशन चाहिए तो हाइड्रोजन कहाँ अटैक करता है, कार्बन के से जो हाइड्रोजन है उसके एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करता है। दिस इज द बेसिक आंसर। जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन कब पूछा था, तो इन्होंने एसेशन रीजन में क्वेश्चन पूछा था, वो भी जेई एडवांस में, कि बेसिक रीजन क्या है सब्स्टिट्यूशन का, एलिमिनेशन का, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 वाले टॉपिक्स में क्वेश्चन आता है। ये बहुत बारीक सी बात बताई है, बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे हमारा y माइनस सब्स्टिट्यूशन करेगा और y माइनस एलिमिनेशन करेगा। हाँ, अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर y माइनस को सपने थोड़ी ना आने हैं कि सर वो सब्स्टिट्यूशन करेगा कि सर वो एलिमिनेशन करेगा। तो ऐसा है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अभी हम पहले प्रोसीड करेंगे एलिमिनेशन की तरफ। आप मान के चलोगे थोड़ी देर के लिए कि जो हमेशा y का अटैक हो रहा है वो हाइड्रोजन के एंटी बॉन्डिंग पे हो रहा है, ठीक है। आप ये मान के चलोगे थोड़ी देर के लिए। इसके बाद हम अगले टॉपिक में आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चलता है इस y माइनस को कि मुझे सब्स्टिट्यूशन पे जाना है या मुझे एलिमिनेशन पे जाना है। ऐसा तो नहीं होगा ना ए हुकुम जो आप बोलोगे ऐसा होगा, ऐसा तो होना नहीं वाला। y माइनस पूछेगा क्या, भाई तू बता कहाँ जाना चाहोगा। तो ये सारी कंडीशंस हम क्रिएट करेंगे। क्योंकि अभी हम एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं और स्पेशल E2 एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ दैट द y माइनस और द बेस will attack to the anti-bonding of CH के एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करने जा रहा है, ठीक है। अब देखो दोस्त, होता क्या है, कैसे इसकी मैकेनिज्म काम करती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा अभी कि ये जो है यार पार्शली नेगेटिव है, ये पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली नेगेटिव हो जाएगा और फाइनली जो है ये आपका पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब मुझे इस हाइड्रोजन से है तो ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन के नाम से जाना जाएगा। आप क्या करते हो, y माइनस नाम का या कि कोई भी एक बेस डालते हो। अभी मैंने आपसे कहा कि आप थोड़ी देर के लिए मेरी बात मानो कि इसका ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इमेजिन करना, और आप इस y माइनस का दोस्त अटैक करा रहे हो ए इस पे, ठीक है। एक इंसर्शन मैकेनिज्म होती है, ये कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म होती है। कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म होती है कि ट्रांजिशन स्टेट में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म होंगे उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक होंगे। मतलब फॉर्मिंग और ब्रेकिंग एक साथ चलती है, ऐसी मैकेनिज्म को बोलते हैं कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा होने वाला है दोस्त, ध्यान से एकदम देखना, एकदम ध्यान से देखना दोस्त। ये इस y माइनस वाले का इसके साथ बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड दोस्त ब्रेक होने लगेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा, यहाँ पे दोस्त बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ फॉर्मिंग जो हैं, फॉर्म जो होंगे वो भी 2 होंगे, और जो नंबर ऑफ ब्रेकिंग होगी वो भी 2 होगी। मतलब फॉर्मिंग और ब्रेकिंग ट्रांजिशन स्टेट पे एक साथ होने वाली है। ओके, तो मैं एक बार इसको अगले पेज बना लेता हूं सो दैट हम इसको इजीली प्रोडक्ट बना सके, ठीक है। ये वाला बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ वाला बॉन्ड हम फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला बॉन्ड हम हाइड्रोजन वाला ब्रेक कर रहे हैं, और ये वाई वाला बॉन्ड जो हम फॉर्म कर रहे हैं, ओके। और एट द एंड ऑफ द यील्ड, एट द एंड ऑफ द यील्ड आपकी कहानी कुछ ऐसे आने वाली है, ठीक है। कि देख सकते हो थोड़ी देर के लिए अगर मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, या सही बोलें तो इसको अल्फा बोलना चाहिए, इसको बीटा बोलना चाहिए। अल्फा और बीटा मिलके बॉन्ड क्या बना देंगे, बनाने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड बन जाएगा, इधर अल्फा बन जाएगा, इधर बीटा बन जाएगा, और फाइनली आपकी क्या तैयार हो जाएगी, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि हमारे ट्रांजिशन स्टेट पे जो है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म चल रही है। मतलब नंबर ऑफ फॉर्मिंग एंड नंबर ऑफ ब्रेकिंग एक साथ चल रही है, और हाइड्रोजन
पे जो अटैक हो रहा है वो बेस का हो रहा है, और जिस हाइड्रोजन पे इसका अटैक हो रहा है उस हाइड्रोजन को हम लोग नाम देंगे कि वो हमारा एसिडिक प्रोटॉन है या एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्त, मेरी बात आप समझ में आ रही होगी आपको। नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट ये है कि सर कैसे सबस्ट्रेट डिसाइड करता है इसका अटैक करने का, कैसे हम बोलेंगे कि अच्छा बेस हो या पुअर बेस हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, ये हम कैसे बात करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं दोस्त। देखिए ऐसा है कि अगर मैं इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट की बात करता हूं, पहले तो देखो हमने एक बात कभी पढ़ी होगी, परसेंटेज यील्ड का प्रोडक्ट की परसेंटेज यील्ड निकालते हैं। हम बोलते हैं कि जितना स्टेबल प्रोडक्ट होगा उसकी यील्ड उतनी ज़्यादा होगी, और हमको वही मतलब है, हमको उसी से मतलब है। आप थोड़ी देर के लिए दोस्त एक बात को लॉजिकली सोचना, यहां पे मैं कोई Cl ले रहा हूं और ये मैं H ले लेता हूं। इमेजिन करना कि जिस कार्बन पे Cl लगा है उसको अल्फा, दूसरे वाले को बीटा, और यहाँ पे मैं एलिमिनेशन कर रहा हूँ, E2 एलिमिनेशन कर रहा हूँ, तो मैं इस पर डबल बॉन्ड ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ से Cl चला गया, यहाँ से H चला गया। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इतने दिमाग वाले हो गए होंगे कि ये बेस अटैक किया, यहाँ पे खत्म कहानी ऐसी कुछ हुई। तो मुझे जो पहली यील्ड आ रही है, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसको CH3 कर देते हैं। चलो हर जगह से CH3 लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा CH3, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा CH3। ठीक है, एक आपका प्रोडक्ट ये बनने के चांसेस हैं। और दूसरे केस में मैंने थोड़ा सा चेंज ये किया कि मैंने कुछ ऐसे ले लिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे Cl लिया और यहाँ पे H हटाया, वही E2 एलिमिनेशन किया, वही हीट किया, वही डबल बॉन्ड बनाया, और मुझे कुछ ऐसा कंसंट्रेटेड रिजल्ट मिला थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और तीसरे केस में मैंने एकदम सिंपल सा ईल्ड लिया और इसको हीट किया। ठीक है, हीट करने के बाद मुझे इसने ईल्ड कुछ ऐसी दे दी। आप देख सकते हैं ये अल्फा है, ये मेरा बीटा है। थोड़ा सा गौर से ध्यान लगाइएगा कि मैंने लिखा है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब मैं सबस्ट्रेट का असर देखना चाह रहा हूं कि कैसा सबस्ट्रेट कैसा इफेक्ट दिखाएगा। तो दोस्त एक बात पर्सनली बताना कि ये कौन सी डिग्री से Cl लगा है, ये कौन सी डिग्री से Cl लगा है, एक ये और एक ये। क्या ये 3 डिग्री है? मान लेंगे आप बात को। सेम है, यहाँ पे जिस कार्बन Cl लगा है वो एक मिथाइल यहाँ पे और एक ग्रुप यहाँ पे, कौन डिग्री है दोस्त? 2 डिग्री है। और दोस्त ये कौन सी डिग्री है? 1 डिग्री। जरा एक बात सोचो, यहाँ जरा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो तो दोस्त आपको 12 अल्फा हाइड्रोजन नजर आएंगे, जबकि यहाँ पे आपको कितने अल्फा नजर आ रहे हैं? आपके सामने 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। आप मुझे बताओ, हमने पढ़ा है टॉटोमेरिज्म में और हमने पढ़ा है आइसोमेरिज्म जैसे कंसेप्ट में, ठीक है, और हमने एक टर्म पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन नाम की चीज़ हमने पढ़ा था। हाइपर कॉन्जुगेशन का जो काम होता है वो कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल और अल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए होता है। मैं उसको रिकॉल यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं मान के चल रहा हूँ आप ये जानते हो कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और उतनी यील्ड ज़्यादा स्टेबल होगी। तो आप देख सकते हो 3 डिग्री की यील्ड ज़्यादा बन रही है एज कंपेरिजन टू 2 डिग्री के और एज कंपेरिजन टू 1 डिग्री के। तो असल में आप जब भी E2 रिएक्शन करते हो तो E2 रिएक्शन का जो आप ऑर्डर लिखते हो वो भी लिखते हो, आप क्या लिखते हो? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। द रीजन बिहाइंड, आप बोलते हो मोर स्टेबल द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, मोर स्टेबल द ट्रांजिशन स्टेट, मोर इज द यील्ड, ज्यादा यील्ड आने वाली है उसकी। और ट्रांजिशन स्टेट हमेशा
आपको 3 डिग्री में ज़्यादा मिलेगा, उसके बाद आपको 2 डिग्री में ज़्यादा मिलेगा, उसके बाद आपको 1 डिग्री में ज़्यादा मिलेगा। इसलिए यील्ड भी जो आएगी वो 3 डिग्री की ज़्यादा आएगी, फिर 2 डिग्री की आएगी और फिर आपकी 1 डिग्री की आएगी। दिस इज़ द बेसिक कि आप कैसे पहचानोगे कि सबस्ट्रेट का क्या असर और कैसे असर पड़ा। ठीक है, मेन हमको ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को जरूर देखना है कि एट द एंड जब ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है तो वो कितना और कैसे स्टेबल है। ठीक है, मेरी बात आपको बहुत बहुत ईजिली समझ में आ गई होगी। मैंने कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बताया, मैंने वही काम किया, बीटा पे हाइड्रोजन इधर और इधर से अल्फा सीएल को रिमूव कर दिया और अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डिग्री के साथ किया, यहाँ पे मैंने वही काम 2 डिग्री के साथ किया और यहाँ पे वही काम मैंने 1 डिग्री के साथ किया। ठीक है, मिल के हमने ईल्ड बनाया और ईल्ड बनाने के बाद हम कंक्लूजन पे ये निकले कि जो ऑर्डर ईल्ड की आ रही है वो 3 डिग्री 2 डिग्री बना रही है, या यूँ कहूँ कंक्लूजन इस बात पे आया कि E2 रिएक्शन की जो स्टेबिलिटी है वो हमेशा ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी से देखी जाती है। जितना ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होता है, जितना ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होता है, E2 की ईल्ड उतनी स्टेबल होती है। ठीक है, उतनी ज़्यादा E2 का प्रोडक्ट बनने लगता है ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे। ओके, आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि बेस का कैसा असर पड़ता है, कैसा बेस काम करता है, या इसके अलावा एक दो प्रोडक्ट आपको और दिखा देता हूं। ठीक है, आप एक बात ऑब्जर्व कर पाओगे कि जब आप 3 डिग्री में थे, बहुत बहुत बारीक सी चीज़ों की बात कर रहा हूं, इसको CH3 ले लेता हूं, इसको CH3 ले लेता हूं। जब आप 3 डिग्री के यील्ड पे थे, यहाँ पे दिस और यहाँ पे दिस, तो आपने जब ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखी तो आपने ये पाया होगा कि जब आपका एक कंडीशन ऐसी आ रही होगी कि ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड दोस्त फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड दोस्त ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे कहीं Y माइनस नाम का एक बेस आया होगा जो बॉन्ड को फॉर्म करा रहा होगा। तो हमको मेन जो देखना है वो इस बात का भी ख्याल रखना है कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है या नहीं है, क्योंकि जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है तो ज़्यादा यील्ड बनने की चांसेस होती हैं। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस आगे चल के हम देखेंगे कि अगर मैं इस ग्रुप की जगह वो ग्रुप लगा दूं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जगह विड्रॉइंग लगा दूं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा और कैसे उसका असर पड़ेगा इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में। ठीक है, तो हमको मेन ये जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट देख रहे हैं, हमको इसके ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ख्याल रखना है और हमको उसकी स्टेबिलिटी देखनी है कि इसकी स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट को यहाँ पे जो पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मान लीजिए Cl था, तो यहाँ पे ये जो आपका Cl बाहर निकल रहा है, यहाँ पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पार्शली पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज पे दोस्त ये दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, और कहीं ना कहीं इसको भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दी जा रही है इसकी वजह से। ठीक है, ये इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। ओवरऑल हमको जो यील्ड बनती है, हमको तो मतलब ओवरऑल यील्ड से होता है कि मेरी यील्ड कितनी ज़्यादा आ रही है, कितने अच्छे अमाउंट में यील्ड आ रही है। हम इस बात का ज़्यादा ख्याल रखते हैं इंस्टेंट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट में देखना, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में देखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए हम सीधे क्या देखते हैं, भैया मुझे फाइनल प्रोडक्ट बताओ वो कितना स्टेबल है, क्योंकि पूरी काम हमारी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। और मैंने बहुत बार बताया है कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट वाली रिएक्शंस हमेशा यील्ड प्रोडक्ट में देखी जाती है। ठीक है, हमेशा उसकी यील्ड प्रोडक्ट में देखते हैं कि कहाँ पे वो स्टेबल होगा और कहाँ पे वो स्टेबल नहीं होगा, कितना परसेंटेज बनेगा यील्ड का, हम ये सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे सामने है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस हमको और कुछ नहीं करना। हमसे बोल रहा है कि क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा और क्या माइनर प्रोडक्ट बनेगा, क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा और क्या माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इसने कि यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3 रखी है। जिस कार्बन पे Cl लगा है उसको अल्फा माना है, उसके बगल वालों को बीटा माना है उसने।
तो दोस्त एक काम करते हैं, इसके H को यहाँ कर देते हैं और दोस्त इसके H को यहाँ कर देते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या करना है, एक H यहाँ से लेना है, एक Cl यहाँ से लेना है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये β1 है दोस्त और ये मेरे β2 है। तो जब मैं β1 की यील्ड के लिए सोचूंगा, यहाँ पे हीट कर रहा हूँ और E2 एलिमिनेशन फॉलो कर रहा हूँ, E2 एलिमिनेशन फॉलो कर रहा हूँ, तो जो मुझे यील्ड आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास सामने ये β2 है और जो β2 की यील्ड आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर है और कौन सा प्रोडक्ट माइनर है। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट मेजर है और कौन सा प्रोडक्ट माइनर है। दिमाग लगाइए थोड़ा सा। तो अब दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितने अल्फा हैं दोस्त, आपके पास 6 अल्फा हैं दोस्त, और यहाँ पे आपके पास दोस्त 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक तरफ आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन है, एक तरफ आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो मेजर बनने वाला है दोस्त वो ये बनने वाला है और माइनर आपका ये बनने वाला है। ठीक है, इसको असल में मेजर माइनर ना बोल के एक वर्ड यूज करते हैं सेटजेफ और हॉफमैन। इसको आप लोग बोलते हैं सेटजेफ। सेटजेफ यील्ड और ये हमारी हॉफमैन यील्ड। एक हमारी कौन सी है, सेटजेफ यील्ड होती है और एक हमारी हॉफमैन यील्ड होती है। दो तरह की यील्ड आती है, सेटजेफ यील्ड एंड हॉफमैन यील्ड। तो जो आपको अभी माइनर लग रहा है वो असल में हॉफमैन यील्ड की कहलाता है और जो आपको मेजर लग रहा है वो आपको सेटजेफ यील्ड कहलाता है। लेकिन हमेशा सेटजेफ मेजर होगा ऐसा नहीं है, कभी कभी हॉफमैन भी मेजर होगा। उसकी हम लोग अलग से देखेंगे कब सेटजेफ यील्ड होना है और कब हॉफमैन यील्ड होना है। ठीक है, ओके, मेरी बात समझ में आ रही है। आई होप आपकी बात समझ में आ रही होगी कैसे अपन लोग एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसके ग्राफिकल अप्रोच की बात करता हूं, तो दोस्त ग्राफिकल अप्रोच का कुछ ऐसे होने वाला है। आप देख सकते हो, आपको अच्छी तरह पता है कि चूंकि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 1 बन रहा है और इंटरमीडिएट 0 बन रहा है, तो जो नंबर ऑफ पीक्स इन ग्राफ होंगे दोस्त वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो हो कुछ नहीं रहा है। यहाँ पे आपके पास मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई कंडीशन ऐसी थी, यहाँ पे Cl या H लगा था, तो ये ट्रांजिशन स्टेट, इस ट्रांजिशन स्टेट में मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हुआ है। मतलब ये बॉन्ड ऐसे, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक हुआ होगा, और यहाँ पे Y ले लेते हैं जो हमने इसका अटैक कराया एज अ बेस। तो ये मेरा फॉर्म हुआ बेटा, ये मेरा ब्रेक हुआ बेटा, ये मेरा फॉर्म हुआ और ये मेरा ब्रेक हुआ। तो इस स्टेट को अपन लोग ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे हमारी फाइनली यील्ड कुछ ऐसी आ जाएगी, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ, ये बात ज़रूरी है, यहाँ तो बस एक बार लिख लूँ कि ये मेरा एनर्जी है और ये मेरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, आप देख सकते हैं एनर्जी लेवल के गैप को, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। अगर मैं एनर्जी गैप देखूं तो आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो लो एनर्जी का, और बट ऑब्वियस होगा ही होगा यार, लो एनर्जी का मतलब मोर स्टेबल होना। तो हमेशा हमारा मोटिव यही रहता है कि जो बनने वाली अल्कीन बने दैट शुड बी स्टेबल अल्कीन, और स्टेबल तब होगी जब वो एक्सेस ऑफ हीट रिलीज करेगी। ठीक है, ऐसा होगा तभी आपका यील्ड बनेगा। इसलिए आप हमेशा याद रखिए, ये अगर आपका रिएक्टेंट है, ये अगर आपका ट्रांजिशन फेस है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन रहा है। और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रिएक्टेंट से हमेशा लो एनर्जी का होगा, या यूँ कहूँ कि बनने वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, इसलिए अपन लोग बोलते हैं कि इसका अपना अपना रोल है। ठीक है, क्लियर कट है। तो ये हमने बात की इसके ग्राफिकल अप्रोच की। हमने ये देखा कि कैसे इंटरमीडिएट को कैसे अपन लोग सबस्ट्रेट का रोल देखते हैं। ठीक है, कैसे अपन लोग एलिमिनेशन को जज करते हैं, कैसे हम लोग E2 बोलते हैं। ठीक है, कहानी को दोस्त आगे बढ़ाते हैं। ठीक है,
कहानी को आगे बढ़ाते हुए अपन डालते हैं नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ बेस। देखो बेस की कैटेगरी में बात करें तो एक होते हैं वीक बेस, एक होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब कभी भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करते हो तो आप वहाँ कोशिश करते हो कि वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो। याद रखना, जनरली अभी हम पढ़े नहीं, आपको मैं पढ़ाऊँगा, मैंने आपको पढ़ना ही पढ़ाया है कि सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कैसे कंपेयर करते हैं। जनरली वीक बेस अपन लोग एसएन रिएक्शन के लिए परफॉर्म करते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए अपन लोग स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस परफॉर्म करते हैं। आइदर वो E1 करें और आइदर वो हम E2 करें, वो हमका स्ट्रॉन्ग बेस देगा। बाकी SN1 और SN2 दोनों ही के लिए आप वीक बेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ न्यूक्लियोफाइल की बात करते हो, यहाँ बेस की बात करते हो। तो तगड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ही आपका अच्छा एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होगा। ठीक है, क्लियर कट, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, मूव करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ का, इस टॉपिक का, उसको बोलते हैं स्टीरियो ऑफ E2 मैकेनिज्म। जो अपन लोग E2 मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, इसकी स्टीरियो कैसे काम करती है और स्टीरियो का क्या रोल है। देखिए मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इस रूल को हमने नाम दिया है एंटी प्लेनैरिटी। एंटी प्लेनैरिटी का क्या मतलब है यहाँ पे और कैसे एंटी प्लेनैरिटी आपके काम आएगी। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि रूल ये बोलता है कि E2 रिएक्शन के होने के लिए हाइड्रोजन एंड लीविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी पेरीप्लेनर टू ईच अदर, एक दूसरे के एंटी पेरीप्लेनर होने चाहिए। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा, कैसे काम आएगा, तो आओ डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक साइक्लोहेक्सेन्स के कुछ केसेस ले लेते हैं। आप पहले तो इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास कभी भी कोई साइक्लोहेक्सेन है तो आपने मुझसे पढ़ा होगा या आपने कभी स्टीरियो में ज़रूर देखा होगा कि आप इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, ये आपका कौन सा फॉर्म होता है दोस्त? आपका चेयर फॉर्म होता है। और हमेशा साइक्लोहेक्सेन की रीडिंग करने के लिए आपको चेयर फॉर्म का पता होना चाहिए। ठीक है, अब होता कैसे है, कैसे ये काम करेगा इफेक्ट, तो आइए दोस्त देखते हैं। इसके अंदर आपको ये भी सबसे पहले तो पता होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ कि इसके अंदर अपन लोग दो पोजीशन होती है, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल। तो कैसे एक्सियल पहचानते हैं, कैसे इक्वेटोरियल पहचानते हैं, आइए दिखाता हूँ। मैं सारे पहले एक्सियल बना देता हूँ। तो ये देखो, ये एक्सियल आएगा, एक सेकेंड यार, एक एक्सियल ये आएगा अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन दोस्त, ये अप और ये डाउन दोस्त। ठीक है, अप डाउन अपन लोग करते हैं तो अपन को एक्सियल मिलता है। और जो ब्लू वाला है, जो रेस्ट मान लेते हैं इसको हम लोग, तो एक ये, एक ये, एक ये, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये हमारे सारे पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशंस कहलाती हैं। ठीक है, रूल ये कहता है कि अगर आपको एंटी प्लेनैरिटी समझनी है, एंटी प्लेनैरिटी समझनी है, तो एंटी प्लेनैरिटी के लिए हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी एक्सियल टू ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप जो होने चाहिए वो एक दूसरे के एक्सियल होने चाहिए। क्या बोला? हाइड्रोजन एंड द लिविंग ग्रुप मस्ट बी एक्सियल टू ईच अदर। अब आपको एग्जाम में इतना अच्छा तो है नहीं कि वो आपको इस फॉर्म में सवाल देगा, वो तो आपको साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में देगा और आपसे बोलेगा यील्ड बनाओ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैसे सिस पहचानते हैं और कैसे ट्रांस पहचानते हैं। ये आप जानते हैं ना?
ये आप जानते हैं ना कैसे सिस बनाया जाता है, कैसे ट्रांस बनाया जाता है। ठीक है भाई, आइए अब देख लेते हैं। ये आपको मैं बता देता हूँ, एक इसका ट्रिक होता है। ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ठीक है, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल एंड ये इक्वेटोरियल। देखिए सिस ट्रांस पहचानने आना चाहिए आपको। एक आप सर्कल क्रिएट करिए, बहुत प्यारा रूल है ये। आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मैंने स्टीरो बताया हुआ वैसे ही, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये सब मेरे कार्बन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6, ठीक है। आप किसी भी पोजीशन से शुरू हो जाइए। आप यहाँ लिख दीजिए एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल एंड ये इक्वेटोरियल। जरूरी नहीं है कि आप पहले एक्सियल लिखिए, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप पहला इक्वेटोरियल भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये अगर आपका एक्सियल है तो ये आपका इक्वेटोरियल, ये आपका इक्वेटोरियल तो ये आपका एक्सियल, ये आपका एक्सियल तो ये आपका इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल तो ये एक्सियल, ये एक्सियल तो ये इक्वेटोरियल और ये इक्वेटोरियल तो ये एक्सियल। मैं नंबरिंग कर देता हूँ दोस्त, 1 2 3 4 5 6। ये आपको बस पता होना चाहिए कि आउटर 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 हमारे सिज होते हैं और इनर आउटर हमारे ट्रांस होते हैं। क्या बोला मैंने? आउटर आउटर मेरा सिज होता है और इनर आउटर मेरा ट्रांस होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 1A एंड 3A, 1A एंड 3A कैसे नेचर के हैं, तो दोस्त 1A 1 वाला बाहर, 3A तो दोनों बाहर हैं, तो ये आउटर आउटर रहेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका सिस हो जाना है। मतलब 1 वाला भी एक्सियल पोजीशन पे हो और 3 वाला भी एक्सियल पोजीशन पे हो तो उसका आंसर आ जाएगा सिस। बात समझ में आ रही है? उसी तरह मैंने कहा कि 1A एंड 4A, तो 1A आउटर है लेकिन 4A इनर है। 1A आउटर है और 4A इनर है, तो दोस्त अपने आप क्या हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा। तो आपको यहाँ से वहाँ पहुँचना है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, बेहतरीन सा एग्जाम्पल। जैसे आपसे मान लीजिए किसी ने कह दिया ठीक है, आपसे कह दिया कि एक मिथाइल आप यहाँ लगा दी, तो और यार एक लेट सपोज करो मिथाइल आप यहाँ लगा लो। अब आपसे पूछता है कि दोस्त ये सिस पोजीशन है या ट्रांस पोजीशन है, तो देखो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये किस पोजीशन बैठा है दोस्त, एक्सियल पे। ये भी किस पोजीशन बैठा है दोस्त, एक्सियल पे। तो 1A और 4A अभी डिस्कस हुआ था, 1A 4A क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, ट्रांस दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका क्या दे देगा दोस्त, ट्रांस दे देगा। ठीक है, तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द सिस एंड ट्रांस। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी सिस और ट्रांस से ही आप एंटी प्लेनरिटी पता कर पाओगे और आफ्टर दिस एंटी प्लेनरिटी आप ईल्ड बना पाओगे। अदरवाइज आपका नहीं तो आंसर रॉन्ग आने की चांसेस पूरी हैं। अगर आप स्टीरो नहीं जानते हो रिएक्शन की, तो रिएक्शन मैकेनिज्म अपने आप में बेकार है। ठीक है, आओ एक सवाल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया ये ऐसे और ये ऐसे, और आपसे पूछा कि बस इतना बताओ कि ये सिस है कि ट्रांस है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाऊंगा आपसे। तो देखो आपने क्या किया, इसकी नंबरिंग करनी है पहले तो। ये नंबर 1 और ये नंबर 2 कर दिया, थोड़ी देर के लिए अपनी मर्जी, इसको नंबर 1 इसको 2 दिया। ये कौन सी पोजीशन है, एक्सियल दोस्त। ये कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल। तो अब आपको दिख रहा है 1A एंड 2E, आ जाओ 1A एंड 2E। 1A वाला भी आउटर में है, 2E वाला भी आउटर में है, तो दोनों आउटर में है, तो आउटर आउटर क्या हो जाएगा, सिस। तो हेंस दिस एग्जांपल ऑफ सिस। गॉट इट ना, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे कि कैसे हमको एलिमिनेशन करना है। तो स्टीरियो करते टाइम हमको ख्याल रखना है कि हाइड्रोजन एंड द लिविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी पेरीप्लेनर, दैट इज एंटी एक्सियल या एक्सियल पोजीशन पे होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको क्वेश्चन के तौर पे समझते हैं कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो वो क्या करेंगे और ये क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे। जैसे कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपसे, ठीक है।
और आपसे बोलेगा कि इसको एलिमिनेशन करके हीट करो और प्रोडक्ट बनाओ, तो जल्दी मत करना, इसको जल्दी मत करना, बहुत आराम से हौले हौले सोचना कि कहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है और कहाँ से हैलोजन निकल सकता है। तो देखो अभी मुझे दिख रहा है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस कार्बन को हम अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। रूल ये कहता है कि अल्फ़ा से H निकालो, अल्फ़ा से आप हैलोजन निकालो और बीटा से आप H निकालो। आपको पता है कि ये डार्क लाइन में मिथाइल है, तो हाइड्रोजन इसके किस लाइन में होगा? डैश लाइन में होगा। अब आप बताओ क्या बीटा का हाइड्रोजन और क्या अल्फ़ा का हाइड्रोजन एंटी पेरिप्लिनर में है या नहीं? अच्छा पहले बताओ कि ट्रांस है या सिज है? ये जो मिथाइल और Cl है ये ट्रांस है या सिज है? तो उसको एक काम करो, इसको इसमें बना लो, बना लिया। अब मुझे पता चल रहा है कि ये मिथाइल और C से दूसरे के ट्रांस हैं, मतलब 1 और 2 ट्रांस है, 1 और 2 हमारे किस में? ट्रांस में है। तो अब देखो कब हमारा 1 और 2 ट्रांस हो सकता है? जब हमारा क्या हो, दोनों ही एक्सियल पोजीशन पे हो। क्या 1 भी एक्सियल पे हो, 2 भी एक्सियल पे हो? भाई ट्रांस का मतलब क्या? इनर और आउटर। तो आउटर का 1 लिया और इनर का 2 लिया, तो मतलब देखा जाए तो 1 और 2 एक्सियल है इसलिए ट्रांस है। ठीक है, 1 और 2 हमारे एक्सियल है इसलिए ट्रांस है। तो मैं क्या करूँगा, एक बनाऊँगा ये ट्रांस और एक बनाऊँगा ये ट्रांस, मतलब ये एक्सियल और ये एक्सियल। तो आप इस फोटो से कहाँ पहुँच गए दोस्त? इस फोटो पे पहुँच गए। मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे भी करा दूंगा, लेकिन मैं सही तरीका समझाना चाहता हूँ कि क्या रूल है। अब आप देख सकते हो कि लीविंग ग्रुप अगर दोस्त मेरा ये है, ये किस पोजीशन पे है? ये किस पोजीशन पे है? ये हमारे एक्सियल पोजीशन पे है। और जहाँ से मुझे हाइड्रोजन निकालना है, वो किस पोजीशन पे है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो क्या आप ये वाला हाइड्रोजन निकालोगे? क्या आप जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है वो निकालोगे क्या? आंसर इज सर ये नहीं निकालोगे, क्योंकि हाइड्रोजन एंड द लिविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी पेरिप्लिनर। तो आप यहाँ वाले को देखोगे नहीं। अब आप क्या करोगे, आपको पता है ये एक्सियल इक्वेटोरियल, तो ये आपका एक्सियल एक हाइड्रोजन यहाँ बैठा है, तो क्यों ना इसकी जगह इस वाले हाइड्रोजन को निकाला जाए। यहाँ पे तो हाइड्रोजन एक्सियल है। अभी आपको ये नहीं देखना मेजर माइनर, आपको स्टीरियो का ख्याल रखना है। जब तक स्टीरियो नहीं सही होगी तब तक आप मेजर माइनर डिसाइड नहीं करोगे। फर्स्ट चेक द स्टीरियो कि मैं सही कर रहा हूँ या रॉन्ग कर रहा हूँ। आप दोस्त ये वाले हाइड्रोजन को तो नहीं निकाल सकते, तो मजबूरी तुम्हें हाइड्रोजन को इसको निकालना पड़ेगा। इसका मतलब जो डबल बॉन्ड आएगा तुम्हारे लिए, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और डबल बॉन्ड दोस्त तुम्हारा ऐसे आएगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये अपनी जगह ऐसे रखा रहेगा। मतलब तुम्हारा इसको अगर मैं इस फॉर्म में वापस ले आऊं और नंबरिंग कर दूं थोड़ी देर के लिए 1 2 3, तो यहाँ पे एक मिथाइल है, ये 2 ये 3, डबल बॉन्ड यहाँ आया। मतलब इसका आंसर कुछ ये ना हो, ये इसका जो आंसर आया फाइनली तुम्हें ये मिला। अब लोग जल्दी जल्दी में गलती क्या कर देते हैं, अल्फा का Cl और बीटा का लगा के इसका आंसर ये ले आते हैं। बताता हूँ, मैं गलत बता रहा हूँ आंसर, ये वाला आंसर बताते हैं लोग, ये गलत हो जाता है। दिस इज द रॉन्ग आंसर। राइट आंसर क्या है आपका? अंतर पकड़ पा रहे हो? अब आप बोलोगे सर ये तो हमारा हॉफमैन के हिसाब से नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है और यहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है, तो सर ये मेजर कैसे हो गया? देखो ये तो बनेगा ही नहीं, तो बनेगा ही नहीं। आपने बना के आप इसके साथ गलती कर दी है, इसके साथ ऑप्शन ही है कि यही प्रोडक्ट बनेगा। एंटी प्लेनेटरी रूल का मतलब ही यही होता है कि हाइड्रोजन और हेलोजन मस्ट बी एंटी पेरिप्लेनर टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के एक्सियल होने चाहिए। तो क्या यहाँ पे वो एक्सियल है? आंसर इस दोस्त नहीं है। अगर वो एक्सियल नहीं है तो यील्ड कहेगी, और कैसी यील्ड? यहाँ पे तो यील्ड जो बनाई है वो आपने कॉपी पेन में बनाई है ना, रिजल्टेंट यील्ड नहीं आएगा, कोई यील्ड नहीं आने वाला। ठीक है, लेकिन अगर ये सवाल ऐसे होता थोड़ी देर के लिए, ये Cl होता और ये मिथाइल होता, अब मुझसे बोलता कि मुझे बता भाई हीट करके E2 रिएक्शन को प्रोसीड करना है और मुझे इसका प्रोडक्ट बता दे, ये क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है, तो देखो ट्रिक तरीका यही है कि आप, सही तरीका है कि आप इस फॉर्म से पहले आप उसके चेयर फॉर्म में जाओ। मैं जाऊंगा लेकिन मैं आपको डायरेक्ट तरीका भी सिखा सकता हूँ, पहले इसको जाने दो मुझे। तो देखो ये 1 और 2 दोनों किसमें? सिज में है। इसको मैं बोलूँ तो ये 1 क्लोरो
2 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है, पूरा नाम साइक्लोहेक्सीन है, पूरा नाम इसका ऐसे होगा सिज 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। पूरा प्रोडक्ट का यील्ड ऐसे आने वाला है कुछ, ठीक है, नाम इसका आने वाला है। अब मुझे इसको इस फॉर्म में ले आना है, ले आए। मुझे बोल रहा है सिस बनाना है 1 और 2 का, मान लेते हैं ये 1 है ये 2 है, मुझे 1 और 2 का सिस चाहिए। आप लॉजिक सोचो 1 और 2 का सिस कब आएगा, 1 और 2 का सिस कब आएगा, जब एक किस पे हो एक्सियल पे, एक किस पे हो इक्वेटोरियल पे, है कि नहीं है, एक एक्सियल पे हो और एक इक्वेटोरियल पे हो। तो हम तो चाहते ही हैं, क्या चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं ना कि Cl और हाइड्रोजन एक दूसरे के एक्सियल हों। तो 1 और 2 सिस लाने के लिए मुझे दोनों को, एक को एक्सियल रखना है, एक को इक्वेटोरियल रखना है। तो मैं क्या करूँगा, इस मिथाइल को यहाँ रखूँगा और Cl को यहाँ रखूँगा, एक एक्सियल और दूसरा इक्वेटोरियल। क्या ये सिस दिख रहा है आपको? आंसर इज यस, ठीक है। पहला क्या है, इक्वेटोरियल एक्सियल और दूसरा इक्वेटोरियल, पहला एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल, ए यहाँ से पहला एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल, गॉट इट ना, तभी आपको नजर आएगा। अब अगर बेटा ये एक्सियल पे है तो ये इक्वेटोरियल पे, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन खाली पड़ा है, जो कि किस पे रहा होगा, एक्सियल पे रहा होगा। क्या मेरी बात बन गई, क्या मेरा काम सेटिंग होगी, मेरा जुगाड़ हो गया कि भैया ये मेरा एक्सियल है और ये भी मेरा एक्सियल है, तो इसको मैं अल्फ़ा मान लूँ और इसको मैं बीटा मान लूँ, और उसके बाद मैं इस अल्फ़ा बीटा की बॉन्ड ब्रेक कर लूँ और कुछ यील्ड ले आऊँ ऐसे, ए डबल बॉन्ड यहाँ ले आऊँ दोस्त, और मिथाइल दोस्त यहाँ कर दूँ। मतलब फाइनली मैं इसको इस फॉर्म में ले आना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इसी फॉर्म में रिपोर्ट करना होगा आंसर को, ये कुछ ऐसे। आप बारीक को देख पाओ, दोनों सवाल को एक साथ देखो अब कि क्या किया गया था। एक सवाल में आपके सामने CH3 और Cl इस फॉर्म में थे, और एक सवाल में आपके सामने CH3 और Cl दोस्त आपके इस फॉर्म में, ठीक है, ध्यान समझ में आ रही है। मैंने दोनों सवाल लिया, इधर भी लिया और इधर भी लिया। मैंने इसका यील्ड आपके सामने बनाया और इसका यील्ड कुछ ये बनाया, और इसका यील्ड मैंने कुछ ये बनाया। देख सकते हो बहुत बारीक सा अंतर था। अब बच्चे जल्दी जल्दी में दोनों का आंसर एक ही ले आते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता कि एक्सियल और हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप मस्ट बी एक्सियल पोजीशन रीच, या पता भी होता है तो वो नाम तो रट लेते हैं एंटीप्लेनरिटी, वो कन्वर्ट नहीं कर पाते। आप इसी से बचोगे। मेरा मोटिव बस आपको इस E2 को समझाने का यही है कि E2 में कब आपको ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है, कब आपको ऐसा नज़र आएगा कि हाँ भाई आपको यही बनने वाली है। बहुत बहुत क्लासी और बहुत प्यारा क्वेश्चन था। तो अगर मेरे पास ट्रांस है तो हमारे विपरीत के परे आंसर आ रहा है, लेकिन जो हमारा सिज है, जो जिस आंसर की उम्मीद भी थी, वो आंसर आ रहा है। गॉट इट? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? क्लियर कट है? श्योर आप समझ जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आइए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, होल्ड करिएगा। दिस वन, आपके सामने सवाल है, आपसे कोई NaOET नाम का बेस डाल रखा है, दैट इज OET माइनस, ठीक है। आपसे बोल रहा है E2 एलिमिनेशन करना है, और ठंडे दिमाग से बताइएगा कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनाया जाए, ठीक है। आपको यूं चुटकियों में आंसर आना चाहिए, चुटकियों में आंसर आना चाहिए कि सर ये होगा, ठीक है। दिमाग लगाओगे आप। मैं आपको वीडियो को पॉज करना, क्योंकि मेरा काम तो सॉल्यूशन देने का है, मैं दूंगा, लेकिन आप एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर चेक करना कि बंदे ने सही किया है, आपने सही किया है या रॉन्ग किया है। देखो यहाँ पे ये डैश लाइन में है, ठीक है।
तो इसके सामने जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन डैश वाला है, एक हाइड्रोजन ये वाला है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो किस फॉर्म में है बेटा, डार्क फॉर्म में है। ठीक है ना। हमको मतलब ये है कि हमको 1 और 2 क्या चाहिए, हमको जिस Cl जिस जो लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन है वो क्या चाहिए हमको, वो हमको एक्सियल होना चाहिए। अब तुम लॉजिक बताओ एक्सियल कब आएगा, कब एक्सियल आएगा। देखो पीछे जो हमने सवाल किया था, पीछे जो मेरा सवाल गया, आप एक बात बहुत गौर से देखना, यहाँ दिखाई देगा आपको सवाल यार, बहुत गौर से देखना कि अगर दोनों सेम प्लेन में हैं, मतलब दोनों आउटर आउटर हैं या दोनों इनर इनर हैं, 1 और 2, तो आपको जो एक्सपेक्टेड उम्मीद है वो आंसर आ रहा है। लेकिन अगर ये इसके ट्रांस दिख रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेड उम्मीद से आंसर थोड़ा अलग आ रहा है। मतलब अल्टीमेटली हम ये कहने चाहेंगे कि सिज में हमारी उम्मीद के परे उम्मीद के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है, और ट्रांस में हमारी उम्मीद के परे आंसर आ रहा है। ट्रांस में हम जो आंसर की उम्मीद कर रहे हैं उसका रिवर्स आंसर चाहेंगे। मतलब इनडायरेक्टली आप इसमें यहाँ पे जो आपका H है और यहाँ पे जो आपका H है, आप इधर वाले को यील्ड निकाल रहे हो, यही काम कर रहे थे ना आप पीछे। ठीक है, मतलब आप देख पा रहे हो कि Cl और हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, एक दूसरे के एंटी प्लेनी प्लेन होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के ये ट्रांस होने चाहिए। मिथाइल और Cl तो सिज है ही है, लेकिन हमको जो हाइड्रोजन से मतलब है वो हाइड्रोजन जो लिविंग ग्रुप के साथ लगा है दैट मस्ट बी ट्रांस। ठीक है, ये इसके साथ क्या होना चाहिए, ट्रांस होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ये इसके साथ ट्रांस में नहीं है, इस सिस फॉर्म में इस हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप के, हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल तो स्ट्रक्चर ट्रांस में है ही है, लेकिन हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप आपके किस में होने चाहिए, ट्रांस में होने चाहिए। ठीक है ना। ओके, हमको उससे मतलब है हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप से, बाकी तो साइड से ग्रुप है। यही किया ना पीछे, देखो देख सकते हो यहाँ पे आपने इसका क्यों निकाला, क्योंकि ये Cl और ये जो H है दोस्त तुम्हारे क्या है, एंटी है। तुम्हारे यही चाहिए कि Cl और H क्या हो, तुम्हारे एंटी हो, और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बाहर में जाए इधर उधर का सोचो। तो किस ग्रुप में जहाँ पे मुझे Cl और H एंटी मिलेगा मैं वहाँ काम निकाल लूँगा। अब जो अपने क्वेश्चन था, जो मैंने दिया था क्वेश्चन, कि कुछ ये दोस्त दिया था ये, अब आप देखो ये Cl है तो इसका एंटी ये वाला हाइड्रोजन है और इसका एंटी ये वाला हाइड्रोजन है, मतलब दोनों यील्ड बन सकती है। तो एक यील्ड ये बन सकती है दोस्त कि डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ जाए और ये CH3 वैसे का वैसे और ये वैसे का वैसे। एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी ये भी है, डबल बॉन्ड यहाँ से निकाल लिया जाए, ये ऐसे और ये ऐसे, दोनों ही पॉसिबल हैं। तो कौन कौन से आंसर को पहले काट देना चाहिए, जिसको सी और डी को आंसर नहीं हो सकता, ये बात की गारंटी है। क्या आंसर हो सकता है, तो आंसर इस ए और बी में से हो सकता है, लेकिन इसमें से भी हमसे उसने क्या मांगा है यार, मेजर मांगा है दोस्त। तो देखो मेजर मांगने का मतलब तुमसे नंबर ऑफ अल्फा चेक करवा रहा है। यहाँ पे जरा अल्फा चेक करो तो एक यहाँ से एक यहाँ से, तेरे को 2 अल्फा नज़र आ रहे हैं दोस्त। यहाँ देखो तुम्हें 2 यहाँ से मिल रहे हैं, 2 यहाँ से मिल रहे हैं, 4, और ये आपको 5 अल्फा नज़र आ रहे हैं। तो किस में 5 अल्फा है, कौन सा ऑप्शन है, आंसर इज बी ऑप्शन। बहुत प्यारा, बहुत क्लासी क्वेश्चन था। ठीक है, हो जाएगा सवाल। एक सवाल और देख लेते हैं। ये जितने स्टार लगा पाओ इस सवाल पे लगा लो, इससे तगड़ा सवाल केमिस्ट्री में नहीं होगा आपके लिए। एलिमिनेशन के नाम पे है, बहुत टुच्चा सवाल, लेकिन आप अगर इसको देखोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा सवाल, है बहुत सिंपल सवाल। यहाँ पे वो अल्कोहलिक केवेज डाल रहा है, मतलब एलिमिनेशन करा रहा है, वो भी E2 एलिमिनेशन करा रहा है। यहाँ तीनों में दोस्त E2 एलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और तीनों में 3-3 मोल के हमारे QH पड़े हैं, और हमसे पूछ रहा है कि बता कि क्या जो प्रोडक्ट बनेगा उनमें से कैसा ऑप्शन होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सोचिएगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो उसको रिंग फॉर्म में भी ले आऊँ, अच्छा उस फॉर्म में, चेयर फॉर्म में, और चाहूँ तो यहीं सॉल्व कर दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम अपने पास एग्ज़ाम हॉल में कम टाइम होगा। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप जो है यहीं पे निपटा दो उसको। तो यहाँ पे निपटाने का मतलब समझ रहे हो कि कुछ ऐसा निपटाएं इसको। देखो मान लेना ये Cl है
और इस Cl के मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। तो जब ये Cl और ये हाइड्रोजन निकलेगा तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। अब एक Cl रुक जाएगा, मान लोगे एक Cl यहाँ है तो एक Cl रुक जाएगा। उसी तरह इस Cl के पास अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो तुम्हारे पास दूसरा Cl ये है, तो इसके पास हाइड्रोजन इधर वाला है तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। इस Cl के बाद डबल बॉन्ड इसके पास हाइड्रोजन ये वाला है तो यहाँ आ जाएगा। तो देखो कुछ दोस्त ऐसा बनना चाहिए जो मुझे लगता है कि एक डबल बॉन्ड यहाँ लाऊंगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ लाऊंगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ लाऊंगा, और ये एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, 1 3 5 पे Cl आ जाएगा। ये मेरा A की यील्ड आ रही है। जरा B की यील्ड के लिए सोचो, तो ध्यान से सोचना। अगर मान लो यहाँ Cl है तो इस Cl के ट्रांस में कौन सा है, एक H है, तो मतलब ये और ये हटाया जा सकता है, उसके डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। दूसरी चांसेस ये है कि ये Cl है, इसके ट्रांस में दोस्त कौन सा होगा, हाइड्रोजन, तो ये आ जाएगा एंटी प्लेनेटरी रूल के अकॉर्डिंग, तो ये हट जाएगा। उसी तरह यहाँ पे Cl है तो इसके इस Cl के जो डार्क में होगा वो हाइड्रोजन दोस्त यहाँ पे होगा। तो ध्यान से बुद्धि लगाइयो और आंसर तेरा सामने है कि देखो एक नंबर 1 कर देता हूँ कि इस पेयर को मैं हटाने वाला हूँ, एक में इस पेयर को हटाने वाला हूँ, और एक में इस पेयर को हटाने वाला हूँ। 3 मोल के 3 मोल यूज़ हो गए दोस्त। फिर से कहानी रिपीट हो गई, कुछ ऐसी पहुँची कि एक डबल बॉन्ड यहाँ बना, एक डबल बॉन्ड दोस्त यहाँ बना, एक डबल बॉन्ड दोस्त यहाँ बना, बाकी एक Cl यहाँ रुका हुआ है ना, और एक Cl आपका यहाँ रुका हुआ है, और एक Cl आपका यहाँ रुका हुआ है। वही सेम रेजोनेंस टेक प्लेस हो रहा है ना। ओके, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। इसके पास यहाँ डार्क में हाइड्रोजन होगा तो ये हटाया जा सकता है। यहाँ डबल बॉन्ड लाएंगे तो इसको छोड़ के यहाँ पे इसके पास डार्क में हाइड्रोजन होगा तो ये और ये हटाया जा सकता है। इनमें से किसी एक को हटा सकते हो कि इनमें डार्क में हाइड्रोजन होगा, डार्क में सॉरी डैश में हाइड्रोजन होगा और ये डार्क में है, तो 3 पेयर फिर से तुझे दिखाई दिए, 3 पेयर तुझे फिर से दिखाई दिए। यहाँ से एक पेयर दिखाई दिया गायब होते हुए, यहाँ से एक दिखाई दिया गायब होते हुए, सॉरी यहाँ बोल रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ये यहाँ दिखाई दिया और यहाँ दिखाई दिया। तो अगेन आपको फिर से कुछ ऐसा नज़र आने वाला है। ओवरऑल A B C सेम आ रहे हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। बहुत क्लासिक क्वेश्चन था। कुछ नहीं करता हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा हूं, एक को होल्ड कर रहा हूं, एक को वेरी कर रहा हूं, एक को होल्ड कर रहा हूं, एक को वेरी कर रहा हूं। देख सकते हो, बड़े बड़े में देखना, बड़े बड़े में देखो। लो एक को उठा लेते हैं बड़े वाला, जैसे मान लो तीसरे वाले को उठा लेते हैं। क्या है, यहाँ डैश है, यहाँ डैश है, यहाँ डैश है, यहाँ डैश है, यहाँ डार्क है दोस्त, और यहाँ डार्क है। आओ, इस डैश के रिस्पेक्ट में मुझे एक डार्क चाहिए, तो देखो इसके पास डार्क होगा तो ये इनकी बैंड बजेगी। इस डैश के रिस्पेक्ट में मुझे कोई डैश नहीं मिलेगा, मतलब डार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डैश डैश है तो ये नहीं हट सकता। लेकिन इसके लिए ये तो हट जाएगा, हाँ या नहीं, बात मेरी समझ में आ रही है। यहां के लिए Cl था, ये डार्क था, ठीक है, एक यहां साफ किया, एक यहां साफ किया, एक यहां साफ कर देंगे कि इसके रिस्पेक्ट में, यहां पे इस Cl के रिस्पेक्ट में यहां पे एक डार्क होगा, ठीक है। तो हमको डार्क और डैश देखने, डार्क डैश मतलब एक अबव एक बिलो, एक अबव एक बिलो, दोनों ट्रांस होने चाहिए, मतलब एंटी प्लेनेटरी होनी चाहिए। सटक से मारो और तुम्हारे सामने कुछ ऐसी यील्ड आने लग जाएगी रेजोनेंस करने के बाद, ठीक है। बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था कि आप कैसे यील्ड बनाते हो, ठीक है। आओ इस क्वेश्चन को ट्राई करो। और यील्ड का सोचो कि कैसे यील्ड बननी चाहिए, कब, क्यों, क्या। ये बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पे क्वेश्चन जीरो का मतलब नहीं खेला है। तो तुम्हारे सामने एक हाइड्रोजन ये है,
तो देखो एक बॉन्ड ये आएगा, है ना, आएगा, और दूसरे में क्या आएगा, ये यहां आएगा, तीसरे में एक हाइड्रोजन यहां आएगा। अब देखना यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक, लोग यहाँ पे बना के रोक देते हैं, तो उन लोग लगता है ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी। कोई ऑप्शन दिख रहा है, ये देखो ए ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन यहीं पे आप बर्बाद हो जाओगे, ये अभी आधे में है। अब पूछोगे ये कैसे आधे में है, भैया मेरे यहाँ पे OH माइनस पड़ा है, OH माइनस बेस है, और जब डिब्बे में भर भर के बेस हो और तुम्हारे पास इनॉल हो तो कीटो फॉर्म में जा सकते हो, और कीटो हो तो इनॉल फॉर्म में जा सकते हो। मतलब दोस्त मेरे ये याद करो डिब्बे वाली कहानी कि अगर यहाँ पे बेस पड़ा है तो ये जो प्रोटॉन तुम्हें दिख रहा है ये एसिडिक प्रोटॉन दिख रहा है, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि ये इसको इस तरफ बुलाएगा, ये इसको इस तरफ बुलाएगा। फाइनली दोस्त ये ज़्यादा जल्दी मैंने मचाई है, ये इधर नेगेटिव चार्ज दोस्त यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड अपने आप, और फिर अपने आप H+ को तुम डालते रहना, तो तुम्हारा क्या बनेगा रे, फिनॉल बनेगा। तो इसका मतलब इसका क्या प्रोडक्ट आएगा, इस वाले का फिनॉल आएगा क्या, और इस वाले का भी फिनॉल आएगा क्या। अच्छा इस वाले का भी फिनॉल आएगा क्या, देखो इस बार H कहाँ हटाओगे, यहाँ हटाओगे, तो इसका भी क्या आएगा, फिनॉल आएगा क्या। तो तीनों का तो सेम आ रहा है दोस्त, तो आंसर इस बार भी तो ABC बराबर हो गए। तो यहाँ पे गलती होती जबरदस्ती, वो नालायक है, एग्जाम में क्वेश्चन ही ऐसे देता है कि आप उसको गलत करो, आपकी आंखें मजबूरी एक को टच करके आ रही होंगी। तो दिस इज़ द बेसिक मिस्टेक जो हम अपनी लाइफ में करते हैं। इस मिस्टेक से दोस्त हमको बचना है, और हमको ध्यान रखना है कि कब हमको कौन सा प्रोडक्ट किस कंडीशन पे स्टेबल चाहिए, कितना अमाउंट में बनना चाहिए, इन सारी बातों का ख्याल तुझे रखना होगा। ठीक है, ओके। तो ये सारी बातें आपने सीखी मुझसे, ओके। हाँ, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल और सही, थोड़ा सा हार्ड लेवल। हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कंपाउंड X है, उसके नंबर ऑफ स्टीरियो बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियो। अब देखो ये सवाल तुम्हारा एलिमिनेशन प्लस स्टीरियो दोनों का सम है, ये सवाल तुम्हारा स्टीरियो प्लस एलिमिनेशन दोनों का सम है, ठीक है। तो आप इसको कैसे झेलोगे इस सवाल को, तो देखो जिस कार्बन से Cl लगा है उसको अल्फ़ा मान लो, तो एक तुम्हारे पास β1 दोस्त ये है, एक तुम्हारे पास β2 दोस्त ये है, एक तुम्हारे पास β3 दोस्त ये है। मतलब मैं डायरेक्ट इसके 3 आंसर बना रहा हूँ, एक कुछ ऐसे बनाऊंगा ये β1 के लिए, एक कुछ ऐसे बनाऊंगा ये β2 के लिए, और एक कुछ ऐसे बनाऊंगा ये β3 के लिए। ठीक है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पे तो स्टीरियो पूछी है, तो यहाँ पे तो कोई स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था स्टीरियो में अल्कीन में नंबर ऑफ GI तब देखते हैं जब एटलीस्ट रिस्ट्रिक्टेड के साथ दोनों अलग अलग होने चाहिए या दोनों सेम नहीं हो सकते। तो इसका तो एक चुपचाप ये बनाओगे शांति से। लेकिन इधर देखो दोस्त, यहाँ पे तुम्हें C दिख रहा है, और 2 की पावर n वाला तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल वाली कंडीशन आती है तो आपने पढ़ा होगा 2 की पावर n। तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, एक खुद ये, मतलब एक इसका E फॉर्म और एक इसका Z फॉर्म, तो 2 प्रोडक्ट यहाँ से आए। इसके साथ भी वही होगा जो इसके साथ होगा, एक इसका E फॉर्म पॉसिबल है और एक इसका Z फॉर्म पॉसिबल है, तो 2 प्रोडक्ट यहाँ से आए। तो 2 प्रोडक्ट तुम्हें यहाँ से मिले, 2 प्रोडक्ट तुम्हें यहाँ से मिला दोस्त, एक प्रोडक्ट यहाँ से मिला, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए, 5 प्रोडक्ट तुम्हारे सामने हो गए। तो तुमने एलिमिनेशन का भी क्वेश्चन किया और तुमने स्टीरियो का भी क्वेश्चन किया, दोनों क्वेश्चन एक साथ मर्ज हो गए। बात समझ में आ रही है, क्लियर कट है, मेरी बात क्लियर कट है। विंग्स को बदल दो, ठीक है। एक तुम्हारा 2 यहाँ से प्रोडक्ट बना, 2 प्रोडक्ट यहाँ से बना, एक प्रोडक्ट तुम्हारा यहाँ से बना, टोटल मिला के दोस्त 5 प्रोडक्ट का यील्ड तुम्हारे सामने आ रखी है, ठीक है, ओके। आ रहा है समझ में, बढ़ जाएं आगे, ठीक है।
आओ एक सवाल और देखो, इस सवाल से खेलो, इस सवाल से खेलो। ये H और ये Cl, एल्कोहलिक KH है, E2 रिएक्शन करना है, मतलब हीट के सामने प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो जल्दी में मत मचाना, आप क्या करोगे, इसको यहाँ कर दोगे, मुझे पता है डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, OH यहाँ आ जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है। तो ये यहाँ पे फिर वही बात, चूँकि यहाँ पे एल्कोहलिक QH पड़ा है, पीछे भी हमने देखा था OH पड़ा है, बेस पड़ा है, तो वो छोड़ेगा नहीं, उसको टॉटोमराइज करने के बाद ही यील्ड जो देगा वही होगा, दैट इज सी आंसर। गॉट इट ना। तो आपको अल्टीमेटली अगर कहीं इनॉल बनता है तो आपको हमेशा स्टीरियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं और हम देखते हैं कि इसका क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। हमसे बोल रहा है इन द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिस ब्यूटीन, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सिस ब्यूटीन बनाएगा। तो थोड़ा सा मुझे एक चीज़ पढ़ाने दो आपको, दैट इज़ ATM रूल, हमने स्टीरो देखनी है, तो आओ उसके बाद यहाँ पे वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वापस आने दो, अगेन इसको बोलते हैं स्टीरियो ऑफ E2 रिएक्शन। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया है, हर बार रूल को यूज़ करता हूँ, इस रूल का नाम होता है ATM रूल। मैं इस रूल को दोबारा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं पीछे वीडियोस में कर चुका हूँ, बस इसका एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाऊँगा कि ATM रूल में कैसे कब प्रोडक्ट क्या बनता है। तो दोस्त मान लेना तुम्हारे सामने यहाँ Cl है, यहाँ HH है, यहाँ थोड़ी देर के लिए मान लेना CH3 है, और आपको क्या बोलेगा, आपसे बोलेगा एक्सेस में हीट एलिमिनेशन करो, ठीक है। हीट करेगा और बोलेगा कि प्रोडक्ट की स्टीरो बताओ, मतलब बनने वाला प्रोडक्ट आपकी सिस अल्कीन बनेगी कि बनने वाली प्रोडक्ट आपकी ट्रांस अल्कीन बनेगी, आपको ये पूछेगा, ठीक है। बनने वाली अल्कीन आपकी सिस अल्कीन बनेगी या बनने वाली अल्कीन आपकी ट्रांस अल्कीन बनेगी, आपसे इसके बारे में पूछेगा। आओ सोचो, बुद्धि लगाओ, ठीक है। मेरे सामने अच्छा क्वेश्चन है ये, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। तो याद करो हमने एक रूल पढ़ा था दोस्त, इस रूल का नाम हमने ATM रूल रखा था। मुझे जब भी स्टीरो का सवाल आता है मैं सीधे ATM देखता हूँ। A का मतलब एंटी होता है, T का मतलब ट्रांस होता है, M का मतलब मीज़ो होता है। इस बार उल्टा चलना है हमने कि हमको ये पता है कि रिएक्शन जो है ये एंटी एलिमिनेशन जाती है, भाई एंटी पेरिपेनेटी होती है ना, ओके। और इस बंदे ने ये सवाल तुम्हें क्या दे रखा है, मीज़ो दे रखा है, ये भी मीज़ो है, ये भी मीज़ो है, ठीक है। तो हम अगर ATM रूल को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आपका मीज़ो बन रहा है, यहाँ पे आपका एंटी बन रहा है, मतलब 2 कांस्टेंट है तो तीसरे को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ATM रूल कि 2 कांस्टेंट होंगे तो तीसरा भी कांस्टेंट होगा, मतलब इसका जो प्रोडक्ट आने वाला है वो ट्रांस अल्कीन आने वाली है। क्या आने वाली है, आपकी ट्रांस इन आने वाली है। मान के चलना ये H इसके साथ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनने वाला है, तो आपको ट्रांस ईल मिलने वाली है। तो यही सवाल है कि अगर आपका रेसमिक होता तो इसका मतलब वो सिस देता, रेसमिक होता तो इसका मतलब आपको सिस देता, मतलब सवाल कुछ ऐसे हो जाता, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रेसमिक मिक्सचर है। यहाँ पे आप E2 कर रहे हो, हीट कर रहे हो, आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है। अब आपसे पूछ रहा है बताओ अल्कीन की स्टीरो क्या होगी, अल्कीन की स्टीरो क्या होगी। तो दोस्त अगेन क्या लगाओगे आप, ATM रूल लगाओगे। ATM रूल के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ सवाल है उसमें यहाँ पे आपका रेसमिक मिक्सचर है, ठीक है। रिएक्शन ट्रांस होती है तो एक कांस्टेंट है तो 2 को वेरी होना पड़ेगा, मतलब ये एंटी का क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे एंटी है तो आपको एक ट्रांस का क्या बनेगा, सिस बन जाएगा। तो इसकी जो यील्ड आएगी दोस्त वो क्या आएगी, सिस की आएगी। और सिस की आने का मतलब तुम्हारे सामने डबल बॉन्ड कुछ ऐसे चला आएगा और Cl के साथ, ओके। बात समझ में आ रही है,
क्लियर कट है। आई होप मेरी बात लॉजिकली आप समझ पा रहे होगे कि कब मैं प्रोडक्ट सिस दे रहा हूँ और कब मैं प्रोडक्ट ट्रांस दे रहा हूँ। सीधे सीधे एक लाइन में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ दोस्त कि हाँ मीज़ो कंपाउंड होगा तुम्हारे पास और तुम एलिमिनेशन सोचोगे तो पक्का ट्रांस लाओगे, और अगर तुम्हारे पास रेसमिक मिक्सचर होगा और अगर आप एंटी एलिमिनेशन कर रहे हो तो पक्का सिस लाओगे। तो आओ देखते हैं, जो मैंने सवाल दिया था वो सवाल कुछ यहाँ पे छोटा हुआ है ये। हाँ, अब वीडियो को पॉज करना और लॉजिकली सोचना इनमें से कौन सा ऐसा आंसर है जो कि मुझे सिज ला के देगा। कौन सा ऐसा आंसर है जो कि मुझे सिज ला के देगा जिसमें हाइड्रोजन और Br एक दूसरे के एंटी हो, एंटी एलिमिनेशन भी फॉलो होता हो, प्रोडक्ट भी बन जाती हो और हमारा काम भी हो जाता हो। ठीक है, बुद्धि लगाओगे आप, इसमें मेरा काम तो नहीं है, मैं तो बस फटाफट बता सकता हूँ कि ये आंसर हो जाएगा और आंसर क्यों नहीं होंगे। देखो साफ साफ तुम्हें दिख रहा है, जरा सी ऑप्शन में नज़र मारो तो ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा एक पॉइंट पे, है ना, और ये इसके यहाँ पे अपोजिट में है और ये इसके प्लेन में है, मतलब ये कहीं ना कहीं मीज़ो की तरफ जा रहा है, मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमको सिस चाहिए, मतलब हमको एट द एंड एंटी रेसमिक मिक्सचर बनाना होगा। अब इनमें से किसको उठाएं कि हम रेसमिक बनाएं, इसमें से हम किसको उठाएं रेसमिक बनाएं, तो चलो ए को चेक करते हैं। तो एक तरीका ये है कि आपके सामने दिख रहा है एच और Br अपोजिट में है, मेरे से मेरा आंसर आ चुका है, एच और Br मेरे अपोजिट में है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अच्छा यहाँ पे तो नहीं है, इसको हटा दो, एच और Br अपोजिट में नहीं है ना, यहाँ पे भी नहीं, हटा दो, है ना। एक ये था सी वाला, इसको मैंने ऐसे ही नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि मीज़ो दिखराने लग गया था। आप फिर भी देखना चाहो तो आप इसको खोल सकते हो। आपने कभी पढ़ा हो वाई, ये ऐसे है, तो यहाँ पे एच है दोस्त, यहाँ पे CH3 है दोस्त, यहाँ पे H है, इसके इधर वाले में इधर मिथाइल है, इधर तुम्हारा Br है और इधर तुम्हारा H है। Y नहीं बना है तो तुम इसको Y बनाओगे। ये सब जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये तुम्हारे तभी पल्ले पड़ेंगी जब तुम्हारी स्टीरियो बहुत स्ट्रांग होगी। तो ये Y को मैंने पलटा, और जब मैंने Y को पलटा तो कंडीशन कुछ ऐसी आई, ये वाला H तो यहाँ पे था, ये CH3 यहाँ पे था, ये CH3 यहाँ पे था, Br उठ के नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये CH3 तुम्हारा यहाँ आ जाएगा और ये H तुम्हारा यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको तुम खा सकते हो, इसको तुम खाने का मतलब तुम इसको कुछ ऐसे ले आ सकते हो कि CH3 के सामने CH3, H के सामने H, और ये H और Br एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हें ये अपने आप जो आएगा वो अपने आप प्रोडक्ट ईल्ड देने लग जाएगा, और जो प्रोडक्ट ईल्ड आएगी वो अपने आप में क्या होगी, सिज ईल्ड होगी, ठीक है। दिमाग लगाना था, सवाल तुम्हारे हाथ में है, बुद्धि तुम लगाओगे, ठीक है। बढ़े आगे, चल ये अगले पे आते हैं। तो ये अभी तक हमने क्या देखा कि हमको स्टीरो का कैसे ख्याल रखना है, हमको ATM रूल कैसे यूज़ करना है, हमको कैसे एंटी एलिमिनेशन करना है, कैसे एंटी प्लेनिटी प्लेल को रूल को फॉलो करना है, कब हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग बेस का क्या असर पड़ता है, हमने देखा कैसे इसका ग्राफिकल अप्रोच है, हमने देखा कि कब हॉफमैन यील्ड सेट्ज़र फील्ड बनती है। अभी मैंने हॉफमैन की बात नहीं की क्योंकि अब मैं बात करने जा रहा हूँ। इसके बाद हमने देखा कि कैसे अपन लोग सबस्ट्रेट का इफेक्ट देखते हैं, हमने देखा कि कैसे हम पहचानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन होगा, ठीक है, क्या बेसिक सा डिफरेंस है, ये सब हम बात देख चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी दोस्त, ठीक है। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं हॉफमैन यील्ड की। कौन सा स्ट्रक्चर सेट्ज़र फील्ड देता है और कौन सा स्ट्रक्चर हॉफमैन यील्ड देता है। तो हॉफमैन यील्ड की पहली कंडीशन होती है, जो हमारा लिविंग ग्रुप होना चाहिए वो पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अभी मैं ये बता दे रहा हूँ कि हॉफमैन यील्ड दो तरह से देखी जाती है, E2 में देखी जाती है, EI में देखी जाती है। अभी मैंने चूँकि आपको EI नहीं पढ़ाया है इसलिए EI की मैकेनिज्म अलग पढ़ाऊँगा। जैसे अज़ा कोप रिएक्शन होती है, कोप रीअरेंजमेंट होता है, पायरोलिसिस होता है, वहाँ पे EI से मैकेनिज्म जाती है, बट अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी बस आप भी मेरी बात मानोगे कि यहाँ हॉफमैन यील्ड बनता है, लेकिन सबके बनने की मैकेनिज्म अलग अलग है दोस्त। किसी की E2 है तो किसी की इवन CB है तो किसी की EI है, ठीक है।
बट अभी हमको हॉफमैन यील्ड से मतलब है कहाँ कहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ हॉफमैन यील्ड आती है। तो पहली कंडीशन है लिविंग ग्रुप बहुत पुअर होना चाहिए। दूसरा, लिविंग ग्रुप बहुत ज़रा क्राउडिंग होना चाहिए। और तीसरा, बल्कि बेस टाइप होना चाहिए। मेनली हम इन 3 कंडीशन से जब रूबरू होते हैं तो हमको दिखता है कि हमको हॉफमैन यील्ड मिलती है। ठीक है, तो आओ बात करते हैं हॉफमैन यील्ड की। तो देखो, सबसे पहला अगर मैं शुरुआत करता हूँ हॉफमैन यील्ड का, जैसे यहाँ पे आपका F है और यहाँ पे आपका CH3 है, तो इस बार ये आपका अल्फ़ा है, ये बीटा 1 है, ये आपका बीटा 2 है। जब आप इसमें E2 एलिमिनेशन कराओगे तो इस बार आंसर अगेन 2 आएंगे, एक बीटा 2 से और एक आएगा बीटा 1 से। जो बीटा 2 से तेरा आंसर आएगा, जो तुम्हारा बीटा 2 से आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, और जो बीटा 1 से आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, बट इस बार ये जो यील्ड है ये मेजर यील्ड होगी, और ये जो यील्ड होगी ये हमारी माइनर यील्ड होगी। ठीक है, इस मेजर के नाम पे इसको हम लोग बोलते हैं हॉफमैन यील्ड, और इसको अपन लोग बोलते हैं सेट जफे। ठीक है, इस बार ये मेजर मानी जाएगी क्योंकि निकलने वाला लिविंग ग्रुप बहुत पुअर है। ठीक है, जब कभी भी लिविंग ग्रुप पुअर होगा तो उस टाइम जो आपकी यील्ड आएगी वो आपकी एलिमिनेशन के साथ कुछ ऐसी आएगी। इसके अलावा कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आपको आएगी, बहुत ज़्यादा एक्सेस में क्राउडिंग क्रिएट हो जाती है। इंटरनल मैकेनिज्म कुछ और है, अभी मैं दोस्त उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये अमाइंस का केस है। ठीक है, इसको आप हीट करते हो तो इसका यील्ड कुछ ऐसे आता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या यील्ड मिलती है, हॉफमैन यील्ड एज अ मेजर यील्ड मिलती है, आपकी मेजर यील्ड में आ जाएगी। ठीक है, ओके, क्लियर कट है। क्यों ऐसा हो रहा है, कब ऐसा होगा, ये सब हम बात आगे भी करेंगे, क्योंकि अभी मैं सारी टाइप्स ऑफ E1 E2 नहीं पढ़ा है हमने, इवन EI नहीं पढ़ा, इवन C भी नहीं पढ़ा, इसलिए बस अभी आप देखो कि कहाँ आपको हॉफमैन यील्ड मिलता है। अब एग्जाम में सवाल देखो डायरेक्ट तो ऐसे नहीं पूछेगा कि भैया ये हीट कर दो, प्रोडक्ट बता दो। वो क्या करता है आपको मिथाइल अमाइंस टाइप दे देता है। जैसे मान लो आपको दे दिया उसने CH3 CH2 NH2, और यहाँ पे आपको दे दिया CH3I। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं कॉम्प्लिकेट कर दे रहा हूँ सवाल को, इसको उठा के यहाँ लगा देता हूँ। और कुछ ऐसे कर देता हूँ। तो आपने कभी अगर अमाइंस की बेसिक रिएक्शन पढ़ी हो, एक्सेस में यहाँ पे लिखा होगा कि खूब दबा के पढ़ा है मेरे पास। अगर आपने कभी अमाइंस की रिएक्शन बेसिकली पढ़ी हो कि आपके पास RX है और आपके पास ये R' I है मान लीजिए, या कोई भी चीज़ है, तो आप इसको R, भाई यहाँ वाला पार्ट पार्शली लोन पेयर है तो यहाँ वाला पार्ट पार्शली नेगेटिव, यहाँ वाला पार्ट पार्शली पॉजिटिव, ये इस पर इंटरेक्ट करता है। तो आप कुछ ऐसे लाते हो यील्ड। ठीक है, और यहाँ पे I- चूँकि बाहर निकलता है, फिर आप इस को बाहर निकालते हो, मतलब ओवरऑल आप 2 डिग्री अमाइन बनाते हो। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो कि आप ओवरऑल 2 डिग्री बनाते हो, और फिर से आप चाहो तो R' I डाल सकते हो, और जब आप R' I डालोगे तो आपको 3 डिग्री अमाइन मिलेगा। और फिर से आप इस 3 डिग्री अमाइन में R' I डालोगे तो आपको एक सॉल्ट आएगा, उसको बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट आएगा। ये ही सॉल्ट जो है जब लगता है तो बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो जाता है,
तो इस केस में हमारा हॉफमैन यील्ड बनने की पूरी चांसेस होती है। तो जो मैंने अभी आपको सवाल दिया था, कुछ दोस्त ऐसा दिया था, और आपसे कहा था कि आप मुझे CH3I से इसका रिएक्शन करके दिखाओ और ये इसको एक्सेस में रखो और प्रोडक्ट की यील्ड सोचो। तो देखो, जब आपने किया तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप यहाँ पहुँच जाओगे दोस्त। यार ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट कर चुके होंगे। ओके, आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर चुके होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, आपको ये बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि अब यहाँ पहुँच चुके हो। तो अब देखो, यहाँ पे तुम्हारे सामने जो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन, अल्टीमेटली ये हाइड्रोजन तुम्हें डबल बॉन्ड ले आएगा यहाँ पे, और ये आपकी हॉफमैन यील्ड बन जाएगी। ठीक है, क्लियर कट है। एक जरा क्वेश्चन मेरे पास रखा है, आप उसको ट्राई करिए। और ये क्वेश्चन यहाँ कुछ पड़ा है, ये सवाल दिया है इसने। यहाँ लिखा है ET, यहाँ लिखा है मी, और यहाँ लिखा है BU, और इसको हीट कर दिया है Ag2 प्रेजेंस में, और आपसे बोला है कि प्रोडक्ट बताइए। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट, ओनली मेजर फाइंड आउट करिएगा दोस्त, ओनली मेजर सोचिएगा। वीडियो को पॉज करिएगा, लॉजिकली सवाल सोचिएगा, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। जल्दी मत मचाइएगा इसको करने में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सोचिए। क्या आपने ये प्रोडक्ट बनाया? क्या आपने ये प्रोडक्ट बनाया? हाँ या नहीं? अगर बनाया तो आप 100% रॉन्ग हो, ये गलत प्रोडक्ट है। अभी मैं बताता हूँ कि गलत क्यों है। आपके नज़रिए से खेलूँगा। इसको मैं ET की जगह लिखने जा रहा हूँ अब CH2CH3। क्या आपको मुझे समझाना है? इसको मैं लिखने जा रहा हूँ मिथाइल, और इसको ब्यूटाइल लिखने जा रहा हूँ, दैट इज CH2CH2CH2CH3। ठीक है, लॉजिकली सोचिएगा, आपका दिमाग अपने हिसाब से बोलेगा कि अभी आपने क्या किया, इस पूरे को लिविंग ग्रुप माना इधर वाले को, और यहाँ पे आपने हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप के बगल वाला जिसे लगाया अल्फ़ा, और आपने बीटा वाले हाइड्रोजन को ये माना, इसलिए डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ रहा है। अब मैं बोलता हूँ उल्टा सोचो कि ये आपका लिविंग ग्रुप इधर है, और ये अल्फ़ा के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ उसको, और ये बीटा कर देता हूँ। इसको मैं β1 मान लेता हूँ, तुम्हारा जो β1 से यील्ड आई है। एक तुम्हारी β2 से यील्ड आएगी, ये पूरा बाहर निकलेगा। तो क्या β2 से यील्ड दोस्त ये यील्ड आएगी क्या? हाँ, हाँ या नहीं? इसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए बोल नहीं सकता। हाँ, इसमें यहाँ पे ये जिस कार्बन से लगा है, जिस कार्बन से ये लगा है, ये अल्फ़ा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा, और इसको मैं H कर देता हूँ, ये मेरा β3, मतलब एक यील्ड तुम्हें ये नज़र आएगी। बुद्धि लगाओ, अब बताओ ज़रा मेजर कौन सा, क्योंकि हॉफमैन यील्ड चाहिए। तो दोस्त ये वाला मेजर है, और ये दोनों ही माइनर हैं। अब नज़रिया क्या था दिमाग का? नज़रिया दिमाग का ऐसे फंसा हुआ था, अरे सर आपने दिया था ना, तो ये आपने इस पूरे को लिविंग मान लिया। मैंने इसको नहीं माना ऐसे, मैंने इसको ऐसे दिया था ना, ये था ना, तो मैंने इसको लिविंग, आपने इस नज़रिए को लिविंग माना और यहाँ के H को गायब किया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। देखो, जरूर नाइट्रोजन की जो वैलेंसीज हैं उनके आगे पीछे चारों तरफ चेक किया करो कि कहाँ से हमको बीटा मिल जाए और कहाँ से हम हिंड्रेंस को कम से कम ध्यान में रखते हुए यील्ड बना लें। ठीक है,
इसलिए जल्दी बारीकी का सवाल था बहुत। यहाँ तो आपको जो है जो अल्कीन मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, हॉफमैन यील्ड मिलेगी। तीसरा एक होता है पायरोलिसिस करते टाइम, ठीक है। पायरोलिसिस में भी हम लोग हीट करते हैं। अभी मैं इसकी मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा, बस मैं इसकी मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि जब पायरोलिसिस करते हैं तो तब क्या होता है, ठीक है। तो पायरोलिसिस करते टाइम मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा है, उसको हम लोग एस्टर का पायरोलिसिस बुलाते हैं। ऑल्दो एक्चुअली ये हमारी EI मैकेनिज्म आती है, क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़ा है इसलिए मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा। और बस मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हॉफमैन यील्ड और सेट्ज़र यील्ड में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कब कब बनती है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि पायरोलिसिस करने पर क्या होता है, कैसे हम पायरोलिसिस में इंटरनल आई का मतलब कैसे काम करता है, ठीक है। वो आने वाली वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। अभी बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ दोस्त कि ये तुम मान के चलना कि तुम्हारे सामने ये जो ग्रुप है ये पूरा तुम्हारा लीविंग ग्रुप है, ठीक है। इसको मैं LG मान लेता हूँ, LG से लगा हुआ अल्फ़ा, इसके बगल लगा हुआ बीटा, आप इसको हीट करते हो और डबल बॉन्ड कुछ ऐसे आता है। ऑल्दो ये मैकेनिज्म ऐसे नहीं है, ये इंटरनल मैकेनिज्म है, इसके इंट्रैक्शन इस पे, इसका इंट्रैक्शन इस पे, बट मैं मैकेनिज्म की बार बार बोल रहा हूँ, मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपसे, आपको बस बता रहा हूँ कि यील्ड कैसे देखेंगे मेजर और माइनर। जैसे अगर मान लो एग्ज़ाम में सवाल ऐसा आता है, और आपसे बोल रहा हूँ उसको हीट करके E2 मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करो। E2 नहीं बोलना चाहिए क्योंकि EI मैकेनिज्म आ रहा है। तो इसका जो देखो सकते हो ये हमारा LG है, इसकी अल्फ़ा है, इसके बगल में ये बीटा है, ये आपकी अल्कीन बन जाएगी, ठीक है। ओके, तो आप ये सब बात देख पा रहे हो, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे मेरे पास रखा होगा ज़रूर, एक सेकंड होल्ड करिएगा। एंड दिस वन, ये आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही है, इन द अबव मैकेनिज्म सेट्ज़र प्रोडक्ट कब बनेगा और हॉफमैन प्रोडक्ट कब बनेगा। तो एक केस में जब आपका अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा, तो आपका सेट्ज़र फील्ड आएगा, और जब पुअर लिविंग होगा तो हॉफमैन यील्ड आएगा। तो यहाँ पे गुड लिविंग के नाम पे कौन है, आई, भाई FCl BrI में अच्छा लिविंग ग्रुप है ना। उस तरह अगर हॉफमैन यील्ड चाहिए तो मुझे D के पास जाना होगा। तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, A, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, D, ओके। तो ये अल्टीमेटली बस मेरा कहने का आपसे सेंस ये था कि हम अभी तक ये जज कर पाए हैं कि कैसे हम हॉफमैन यील्ड देखते हैं, कैसे हम सेट्ज़र फील्ड देखते हैं, किन किन केस में हम हॉफमैन देखते हैं। अभी मैं आपको पायरोलिसिस जब पढ़ाऊंगा तो हॉफमैन की डिस्कशन और तगड़ी करूंगा, ठीक है। अभी मैंने एन ब्यूटॉक्साइड आयंस की कहानी नहीं सुनाई है, वहाँ पे भी पढ़ेंगे, कोप रीअरेंजमेंट बुलाते हैं उसको, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैंने आपको बताया वो बेसिक E2 के बारे में बताया कि E2 को मेन जो पूरे आज पिक्चर का जो सिनेरियो था वो इसी बात पे अटका था कि E2 रिएक्शन में आप उसकी स्टीरियो कैसे देखते हो, ठीक है। E2 रिएक्शन में उसकी स्टीरियो कैसे देखते हो, इसका ख्याल हमको रखना था। मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की आज इस वीडियो में कि E2 रिएक्शन को हम लोग क्या डिफरेंस होता है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में, मतलब ओवरऑल कैसे Y माइनस कहाँ पे अटैक करता है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और कहाँ पे अटैक करता है तो एलिमिनेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा कि पायरोलिसिस ऑफ एस्टर कैसे काम करता है, मतलब EI कैसे काम करता है, फिर इवन CB कैसे काम करता है, और इसके बाद जो अगेन इम्पॉर्टेंट है कि उस Y माइनस को सपना थोड़ी ना आएगा कि भाई मेरे उसको अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल करना है या उसको एज ए सबस्ट्रेट करना है, तो कब कैसी कंडीशन में क्या होगा उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट उसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का जो मेरा मोटिव बस था कि आपको स्टीरियो समझाना था फॉर द SnE2 मैकेनिज्म, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है।
ओके, नोटिफिकेशन दबाने को मत भूलिएगा, ठीक है। और ये मेरा कोड ज़रूर याद रखिएगा, दैट इज़ धीरेन, यही आपको 10% का इंस्टा डिस्काउंट दिलाएगा दोस्त, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।